Great. Welcome you all. Today's third class. और थर्ड क्लास को शुरू करने से पहले लेट्स रिवाइज कि क्या कुछ हमने लर्न किया है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट्स थे। अगर मैं पूरा क्रक्स निकालूं अभी तक की लर्निंग्स में, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है जो मैं चाहता हूं कि तुम एज ए ह्यूमन बीइंग लेकर जाओ अपने साथ में, तो फर्स्ट डे की वो लर्निंग है डिसाइड फ्यूचर, नॉट द डिफॉल्ट फ्यूचर। आपको सिर्फ इसी चीज की मास्टरी करनी है कि एज ए ह्यूमन हम बार बार डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वी आर बोर्न टू बी इन दैट डायरेक्शन। जैसे हम कोई भी चीज आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है, तो ग्रेविटी का लॉ है। ऐसे ही जब भी हम डिसाइड फ्यूचर की तरफ कोशिश करते जाने के लिए, हमारी प्रकृति हमारी प्रवृत्ति हमें डिफॉल्ट की तरफ लेकर जाती है। बट हमें उस चीज से हारना नहीं है, हमें उससे परेशान नहीं होना है, हमें वापस से डिक्लेयर करना है। क्योंकि डिसाइड और डिफॉल्ट के अंदर जो एक बेसिक डिफरेंस था वो था डिक्लेरेशन ऑफ योर चॉइस। जब आप चीजों को अपनी चॉइस से डिक्लेयर करते हो तो वो आपका डिफॉल्ट बन जाता है, सॉरी आपका डिसाइड फ्यूचर बन जाता है, ना कि वो सिर्फ डिफॉल्ट रह पाता है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, लेट सपोज यू प्लान समथिंग एंड यू आपने अब तक वो कुछ नहीं किया है, ना आपने अभी 90 टास्क की लिस्ट देखी है, ना आपने सुपर इंट्रोडक्शन बनाया है, ना आपने बड़ी से बात की है, तो डोंट पनिश योर सेल्फ। बिकॉज सबसे परे दिक्कत वाली जो चीज होती है वो अपने आप को पनिश करना, अपने आप को छोटा महसूस कराना, अपने आप को ये बताना कि यार मेरे से नहीं हुआ यार, अभी अभी नहीं हो पाया। तो वो जो लेस की फीलिंग है वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। आपको फीलिंग लानी है कि दैट यू आर क्रिएटर एंड यू आर हैविंग द चॉइस, यू कैन क्रिएट एनी ऑफ द टाइम। लाइक यस्टरडे ओनली आई अगेन स्टार्टेड काउंटिंग शीट, है ना। पिछले 10 एक दिन से हमारी काउंटिंग शीट का स्ट्रक्चर रुका हुआ था, बंद था। बट उस काउंटिंग शीट को ना शुरू करने की जो पनिशमेंट थी ना वो मैंने नहीं दी, वो मेरी चॉइस थी कि नया बैच जब शुरू होगा नए जोश के साथ शुरू करेंगे। सोमवार का दिन आएगा, फिर दोबारा से हम अपनी डीपीआर को भरना शुरू करेंगे। क्योंकि एज ए ह्यूमन अगर हमसे गलती हुई है तो व्हाट वी एक्सपेक्ट। सोचकर देखो कि आप कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपसे लग जाती है कहीं पे गाड़ी, या आपको कुछ चीज लिखनी थी बट वो ठीक नहीं लिख पाते, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी उस गलती के लिए आपको पनिशमेंट ना मिले, या उसके लिए कोई ना बोले, या उसको कोई छोड़ दे आपके लिए। बट अननोइंगली आप कर क्या रहे हो अपने खुद के साथ में और दूसरों के साथ? कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरे से अगर गलती हो तो उस गलती का उसको एहसास दिलाया जाए, और हम कोशिश करते हैं कि हमने कोई चीज करनी थी लेकिन नहीं कर पाए तो हम अपने आप को पनिश करते हैं। फर्स्ट क्लास से एक ही चीज बोल रहा हूँ कि हमें सेल्फ लव को बिल्ड करना है, सेल्फ लव को बिल्ड करना है। वो बिल्ड होता है जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, एक्नॉलेज करते हो, अप्रिशिएट करते हो, यानी कि इनहेल द सेल्फ लव एंड एक्सेल द ग्रेटिट्यूड। और उसी की कॉन्टेक्स्ट में हमने बिल्ड की थी माई प्रॉमिस, कि भाई आपको माई प्रॉमिस के ऊपर फोकस करना है। दैट इज द लर्निंग क्रक्स ऑफ फर्स्ट क्लास, जो एक्शनेबल पॉइंट है जो आपको आपके बिहेवियर में लाना, आपके पैटर्न में लेकर आना है। तो इफ यू आर अलाइंड विद दिस लर्निंग, तो हम आज की इस क्लास में जो चीज देखने वाले हैं, आज आज की क्लास में हम फोकस करने वाले हैं वो सिंपल स्टेप्स जिससे आप सक्सेसफुल और बिजनेस चैंपियन बन सकते हो। वो छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। साथ में वो दो की एलिमेंट बताऊंगा जिससे कि लोग सक्सेसफुल बनते हैं या स्ट्रगलर बनते हैं। मैं आपके साथ आज एक्सरसाइज करूंगा कुछ रोल मॉडल और शुभ सलाहकार निकालने की। कहते हैं कि 5 लोग आपकी लाइफ के जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो वही आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बताते हैं। तो एटलीस्ट उन 5 लोगों को हम फाइंड आउट तो कर लें कि हम किन को पसंद करते हैं, किन के आसपास रहना पसंद करते हैं। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, दैट इज वैल्यू एक्सरसाइज, कि आपकी वैल्यू क्या है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और वो 36 गुण कौन से हैं, पंडित वाले नहीं, वो 36 गुण कौन से हैं जिसके थ्रू लाइफ में ह्यूमैनिटी या पार्टनरशिप चलती है। और साथ के साथ आज हम स्वॉट पार्ट फोकस करेंगे, जहाँ पे हम स्ट्रेंथ वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज और आपके सामने जो थ्रेट है उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके जाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले लेट्स डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो कहते हैं कि 3 दिन, है ना, इसको उस तरीके से नहीं लेके जाएंगे। मुस्लिम 5 बार नमाज पढ़ते हैं,
मेरा कहना ये है कि आप एटलीस्ट दिन में 2 बार, 3 बार, 5 बार मैगी जो है, यानी कि बिफोर मेडिटेशन, अफर्मेशन, बिजनेस आइडिएशन या किसी चीज को शुरू से करने से पहले अगर आप ये 3 चीजों पे ऊपर फोकस करो, वन इज ओंका उच्चारण, सेकंड इज ब्रीदिंग एंड थर्ड इज ब्रीथ पे फोकस करना, ये आपको अलाइन करता है, आपको फोकस को शार्प करता है, आपकी अटेंशन को लेकर आता है। तो आई बिलीव मैं इसको बंद कर लेता हूँ, और आप जहां जिस स्थिति में हैं, मेरे को लगता है कि आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण क्रिएट करेंगे। सिट स्ट्रेट, कंफर्टेबल एंड पुल इट मोर, ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने ब्रीथ के पैरामीटर को एज ए थर्मामीटर चेक कर सके कि हमारे लंग्स में कितनी जान है। स्टार्ट। अगेन। लास्ट। बहुत ही बढ़िया। ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, काउंटिंग, इनहेल, देन होल्ड, देन एक्सहेल। Inhale with the counting 1, 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again inhale 1, 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांसों को सिर्फ महसूस कीजिए, जब आप सांसें ले रहे हो तो किस किस बॉडी पे प्रभाव आ रहा है, और जब सांसों को आप छोड़ रहे हो किस किस जगह पे आपका प्रभाव जा रहा है। 3 बार एटलीस्ट अपने सांसों को महसूस कीजिए। ये 3 पावरफुल चीजें आपको इतना कंसंट्रेशन, आपके फोकस, आपके कॉन्फिडेंस, आपको अलाइन करने के लिए कारगर हैं कि आप सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले या खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद किसी भी तरीके से आप इसको अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हो, और आप अपने खुद के सेल्फ को, अपने बीइंग को लविंग की तरफ, केयर की तरफ लेकर जा सकते हो। तो ये आपकी खुद की सेल्फ को पावर करने का टूल है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई बिलीव यू आर रेडी टू लर्न दिस थिंग, कि वो सिंपल स्टेप्स कौन से हैं जिससे आप सक्सेसफुल या चैंपियन बन सकते हो अपनी लाइफ में। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एक एक कर कर समझेंगे कि किस तरीके से ईंट से ईंट मिलाएंगे तो दीवार बन जाएगी, और दीवार बनने के बाद में वो घर बनेगा सपनों का, जो हम प्लान करना चाह रहे हैं, जो हमारी इमेजिनेशन में है। कि एज यू वेकअप, आपको सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। तो वेकअप की भी आपकी चॉइस है, आप 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, 6 बजे उठो। कुछ लोग जो हैं बिना क्लास वाले दिन 7 बजे उठते हैं, तो मुझे उठने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि उठने के बाद क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट है। जब भी आप उठ रहे हो और उठते टाइम आपको लगता है कि नहीं 5 मिनट और सो लूं, 10 मिनट और एक्स्ट्रा सो लूं, तो आप सो जाओ, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अभी जो थोड़े से कॉन्शियस हुए हो सोने के टाइम पे और वापस सोने के बीच में, ये सबसे पावरफुल समय होता है जहां आपकी फाइट हो रही है, जहां आपकी लड़ाई हो रही है, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सोना चाह रहा है और आपका कॉन्शियस माइंड आपको उठाना चाह रहा है। तो इस टाइम पे आपको आपके बीइंग से रिलेटेड जो अफर्मेशंस लिखी हुई हैं, या जो आपके ड्रीम्स हैं लाइफ वाले या इस साल वाले, या जो आप प्लान करना चाहते हो, आपको सिर्फ उसको मेमोराइज करना है, उसको विजुलाइज करना है। यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है। यानी कि जो हम कह रहे हैं ना कि नानुकुर कर रहे हैं उठने को लेके, मुझे उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि अगर आप अपने आप को और पावरफुल बनाना चाहते हो तो उस टाइम पे, सोने से पहले या उठने से बीच में जो टाइम रहता है, वो जो थोड़ा सा लेजीनेस वाला टाइम रहता है, उस लेजीनेस वाले टाइम में आपको इमेजिन करना है, आपको विजुलाइज करना है अपनी बीइंग की अफर्मेशंस, जो अफर्मेशंस आप लिखते हो।
वो आपके ड्रीम्स जो आपने लिखे हैं अपने माई प्रॉमिस वॉल पे, कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट बिकॉज गॉड इज विद मी। कुछ ऐसी लाइनें आपको उस टाइम पे क्रिएट करनी है। दूसरा, फर्स्ट मेक योर बॉडी कॉन्शियस। जैसे आप उठते हो और आपको लग रहा है कि मेरे को फाइनली उठना है, तो आपको एकदम से नहीं उठना है, आपको आपकी बॉडी को कॉन्शियस करना है। यानी कि आप थोड़ा सा पैरों को हिलाओगे, थोड़ा सा अपनी है ना गर्दन को हिलाओगे, थोड़ा सा अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को थोड़ा सा महसूस करोगे उठने से पहले कि भाई हाँ मैं उठ चुका हूँ। आपकी कॉन्शियसनेस को लाना है, और इस कॉन्शियसनेस को लाते लाते आपको विजुलाइज करना अपने गोल्स को अचीवमेंट। क्योंकि आप जो ड्रिवन हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से हो। सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करने के आपको दो मौके मिलते हैं पूरे दिन में। एक मौका मिलता है रात को जब आप सोते हो, जब आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ जाते हो। दूसरा, जब आप उठते हो, जब कॉन्शियस से वापस सबकॉन्शियस माइंड की तरफ आते हो। इस टाइम पे अगर आपने मास्टरी कर ली विजुअलाइजेशन की, ये सबसे पावरफुल विजुअलाइजेशन की टेक्निक होती है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। दूसरा, जैसे आप उठ जाते हो कि आपको लगता है अभी मैं उठ गया हूं, तो उठते ही आपको 2 मिनट्स बिफोर मैगी, यानी कि जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि आप एटलीस्ट 2 मिनट आप निकाल लो, जहां पे आपको उठते ही ओम का उच्चारण, ब्रीदिंग पे फोकस करना है, और अपने पॉजिटिव थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को महसूस करना है। जब आप उठ के बैठ जाते हो और जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं बोलेंगे इसको, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टाइम पे आपको फील करना है, ये वो पावरफुल एक्सरसाइज है जिससे कि आप अपने बीइंग को, आप अपने बिलीव्स को, आप अपने लाइफ के डायरेक्शन को तेजी से बदल सकते हो। तीसरा, आप उठोगे, फेस वॉश करोगे, अपना मुंह धोगे, मुंह धोने के बाद में 2-3 ग्लास वार्म पानी पीना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है। जो लेमन और हनी वाला कॉम्बिनेशन होता है जो ज्यादातर लोग पीते हैं, वो इस टाइम पे नहीं पीना होता है, वो फ्रेश होने के बाद पीना होता है। तो छोटा सा करेक्शन है, आप अपने लाइफस्टाइल में लेकर आओ। बाई चांस आप अगर कोई भी चीज, जैसे कि आप पी रहे हो आंवला पी रहे हो, या आप लेमन पी रहे हो, या कुछ भी चीज पी रहे हो, वो फ्रेश होने के बाद पीनी होती है। सुबह तो आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर 2-3 ग्लास पानी के पीने होते हैं। जैसे ही आप पानी पी लेते हो, उसके बाद टीथ ब्रश करने होते हैं। यानी कि सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना होता है, पानी पीने के बाद ब्रश करना होता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश कर कर सोते हो, तो अब आपको ब्रश जो करना है वो ब्रेकफास्ट के बाद करना है, ना कि इसी टाइम करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए। अगर आपकी हैबिट रात को ब्रश कर कर सोने की है, तो जो दोबारा सुबह जो ब्रश होता है, टीथ ब्रश किए जाते हैं, वो किसी भी आप डेंटिस्ट से जाके पूछ लीजिए, वो ब्रेकफास्ट करके जब आप ऑफिस के लिए निकलते हो तब किया जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रात को ब्रश कर लिया था। बट अगर आपकी हैबिट रात को ब्रश करने की नहीं, या स्किप कर देते हो, तो फिर आपको पानी पीने के बाद आपको ब्रश करना होता है। इट इज ए वेरी हेल्दी एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। देन आपको स्टैंड करना है इन फ्रंट ऑफ माई प्रॉमिस वॉल, और वहां पे खड़े होकर आपको 2 मिनट के लिए ये देखना है कि मेरे लॉन्ग टर्म के गोल क्या है और 1 साल के गोल क्या है। तो आप जब कॉन्शियस स्टेट में आ गए हो, इस पूरे प्रोसेस में अगर आप नोटिस करोगे, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगे। तो इस 10 मिनट के बाद जब आप खड़े हो, तो आपको आपकी माई प्रॉमिस वॉल जो आपने डिजाइन की है, उस पर फूल पत्ती लगाए हैं, कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, कुछ फोटो जो लगा रखे हैं, वो वाला कॉर्नर जो आपका अर्जुन की आंख की तरह काम करता है, कि भाई ये वाली चीजें जिसके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आप ध्यान दे रहे हो तो आपको ना धीरे धीरे करके एहसास होगा, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना में कुछ गोल आपको लगेंगे यार ये फालतू में लिख दिए, कुछ गोल आपको लगेंगे यार ये तो लिखे ही नहीं मैंने, इसको भी तो ऐड ऑन करना है मेरे को। तो आप हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ रिमूव और एडिशन करते रहो, बिकॉज ये आपकी प्रॉमिस है, ये आपका ड्रीम है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन है। देन आपको वहां खड़े खड़े आपकी अफर्मेशन और अचीवमेंट की लिस्ट, और आपकी माई स्टेटमेंट। माई स्टेटमेंट क्या? वो स्टेटमेंट जो आप अपने आप को दोहराना चाहते हो, कि मैं एंग्री नहीं होऊंगा, मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, मैं रात को 10 बजे के बाद अपना फोन नहीं देखूंगा, मैं अपने वर्क पे या इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो जो भी स्टेटमेंट आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ में डाली है, जिसको माई प्रॉमिस स्टेटमेंट डालते हैं, ये आपकी ट्रेजेक्टरी, आपके बीइंग के ऊपर काम करने का लेवल है।
यानी कि आप उसके बाद अपनी अफर्मेशंस को पढ़ते हो, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट आपको ऐसे बोलनी है कि वाह प्रणय, तू तो चीता है, तूने ये अचीवमेंट किया है, वाह अशोक, तूने क्या क्या किया है। तो यानी कि यू आर एक्नॉलेजिंग दी योर सेल्फ। सिर्फ आपको उसको इस तरीके से नहीं पढ़ना, उसको इस तरीके से जैसे कि आप किसी इंसान को एक्नॉलेज कर रहे हो, वो इंसान कौन है, वो आप खुद हो। प्लस उसके बाद आपको आपका ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो है, जो आप अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने शुभ सलाहकार के लिए जो ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिख रहे हो, जो धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करेंगे, उसको पढ़ना है, ताकि आपको दिख सके कि आपके आसपास के कितने पावरफुल लोग हैं जो आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने छलांग लगाई 7 बार और आपने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, बट आपको पता ही नहीं कि आपकी उस छलांग में जो बैग पैक करने वाला इंसान था वो कौन था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाओ और उसके ऊपर फोकस करो कि ये लोग हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ चल पा रही है। और उसके बाद समय आता है आपके फिजिकल वर्कआउट का, यानी कि आप 15 से 30 मिनट, मैंने 5 मिनट एक्सरसाइज बता रखी है, सिर्फ अगर वो 5 मिनट भी एक्सरसाइज कर लो उससे भी काम चल जाता है। यानी कि आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, आपको थोड़ा सा वार्म अप जरूर करना है। वो सीढ़ियां चढ़ने वाली एक्सरसाइज या झाड़ू पोछा करने वाली एक्सरसाइज या स्टेप चलने वाली एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको फोकस करना है। 30 से 40 मिनट आपको आपके बिजनेस आइडिएशन के लिए देने हैं। यानी कि जो रूल नंबर 357 की हमने एक फाइल बनाई है, जिसमें हमने कहा कि इस साल के 3 टॉप गोल, इस महीने के 5 टारगेट और 7 काम, या इस मंथ के जो आपके चैलेंजेस हैं, मुझे वेबसाइट बनानी है, या मुझे अपना एसओपी बनानी है, या आपको लगता है कि मुझे अपनी यूट्यूब चैनल लॉन्च करना है, तो जो भी काम आपको लगता है कि मुझे इस मंथ फोकस करने हैं, उसके ऊपर समय लगाना है। कल मेरे से कोई पूछ रहा था 1 to 1 में कि सर मुझे ना बिजनेस आइडिएशन करते टाइम ऐसा लगता है कि इस एक्शन को मैं अभी ले लूं। मैं स्टॉप करके बताने की कोशिश करूंगा, ये ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है। जब हम बिजनेस आइडिएशन कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे लगता है यार ये काम कर लेता हूँ, यार उसको फोन करना था अभी कर लेता हूँ। कभी भी जब आइडिएशन करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आइडियाज आ रहे हैं, एक्शन नहीं लेना होता उस पर, सिर्फ आपको थॉट, अपने विचारों को, अपनी स्ट्रेटेजी को लिखना होता है, नोट डाउन करना होता है। और इसका बेस्ट टाइम होता है सुबह के समय। यानी कि आप अगर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक भी ये एक्सरसाइज करते हो, आधा घंटा, आपके पास पेज, आपके सामने पेज देखा और आप उस पेज को देख के आइडिएशन कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, विचारों प्लान कर रहे हो। या अगर आप निशाचर हो, रात को जगने वाले की आपकी प्रवृत्ति है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। यानी कि ये एक्सरसाइज तब होती है जब आपके ऊपर ज्यादा सा जो डिस्ट्रक्शन ना हो, उस टाइम पे आइडियाज का आना बड़ा मायने रखता है आपके लिए। दूसरा रूल क्या है कि आप अगर कोई एक्शन ले रहे हो, है ना, कोई काम कर रहे हो, किसी से मीटिंग कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, और उस टाइम पे आपके दिमाग में आइडियाज आने लग जाएं बाई चांस, जो जनरली होता है कई बार, क्या उसको ऐसा कर दूं, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो एक्शन स्टॉप करना है, आइडिएशन पे फोकस करना है। कोई बता सकता है मैंने क्या बताया, अगर कोई अटेंटिव मेरे साथ में, क्या एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस दिया इस कन्वर्सेशन मैंने आप लोगों को? एनीबडी? सर, इसको आपने बताया है कि जो अगर हम कभी किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं हम्म। और हमारे को कोई थॉट्स या कोई आइडियाज उस टाइम पे आते हैं तो उसको हमने मतलब राइट डाउन कर लेना है। हम्म। बिल्कुल। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस चीज को रोका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब बिजनेस आइडिएशन कर रहे हैं, जो एक हमने एक प्रिंट आउट बनाना है जिसके अंदर हमें इस मंथ के चैलेंजेस, टारगेट, इस साल की गोल का एक प्रिंट आउट हमारे पास रहेगा हमेशा। उसको आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट देने हैं। देने का टाइम क्या है, अगर आप रात को जगने की प्रवृत्ति रखते हो तो रात को दो, अगर आप सुबह उठने की प्रवृत्ति रखते हो सुबह दो। जब आइडियाज आ रहे हैं तो एक्शन नहीं लेना है। और दूसरी चीज, जब आप एक्शन ले रहे हो थ्रू आउट द डे और उस टाइम पे आइडियाज आए तो एक्शन रोक देना है, आपको आइडिएशन पे फोकस करना है, क्योंकि आइडिएशन इज द ब्लिस जो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव विचारों को हमें नोट डाउन करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी। विनोद सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, बस यही कह रहा था मैं, यही कह रहा था। डन। तो ये चीज जो मैं बताना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि कई बार लोग इस छोटी सी डिस्टिंक्शन को नहीं समझ पाते कि भैया विचार आना एक पुण्य का काम है, उस पहले पुण्य को निपटाओ, आने दो उसको उस हिसाब से। और लास्ट जो चीज है जो आपको सक्सेसफुल और चैंपियन बनाती है,
कि आपको डेली कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स पे फोकस करना है। आपके पास कम से कम आधा घंटा 100% होना चाहिए, जहाँ पे आपको या तो बुक्स या वर्कशॉप्स या सेमिनार्स के ऊपर फोकस करना। महीने के अंदर 2 बुक पढ़ना इज लाइक मैंडेटरी फॉर यू, अगर आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। लाइफ में मैंने पहली बार 12 किताबें पढ़ी हैं। मैं जानता था एज ए ज्ञान कि भाई किताबें पढ़ना चाहिए, बट मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। इस बार जो प्रीमियम ग्रुप है हमारा, जो सिंसियर थोड़े सीरियस लोग हैं, उनके साथ हम मिलते हैं हर सैटरडे जहाँ हम बुक पढ़ते हैं। मैंने पहली बार उस स्ट्रक्चर में रह के किताबें पढ़ी हैं और मुझे समझ में आया कि कितना कुछ नॉलेज, कितना कुछ ज्ञान इन किताबों के अंदर है। तो अगर आप अपने आप को सच में चैंपियन की तरफ ले जाना चाहते हो, तो ये 10 छोटे छोटे काम हैं जिसकी फाउंडेशन अगर आप रखो, यानी कि ईंट से ईंट को मिलाओ, तो आपकी एटलीस्ट एक दीवार तैयार हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, क्वेरी? ग्रेट। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर 2 चारित्रिक गुण होने चाहिए। वो चारित्रिक गुण क्या है? कि यू मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। दिस इज द की टू बिकम सक्सेसफुल। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की। यानी कि जो कहते हैं ना, निरंतर लगे रहना, निरंतर उसके पीछे जुड़े रहना बहुत मायने रखता है। अभी मेरी मेंटरिंग शुरू हुई है, तो मेंटरिंग में अभी क्लास में एक बड़ी स्टोरी अच्छी शेयर की गई थी। मैं उन मोटिवेशन स्पीकर का नाम भूल गया हूँ, फोरन के बड़े मोटिवेशन स्पीकर थे। तो उनकी एक शेयरिंग में ये चीज निकल कर आई थी कि एक थिएटर जहाँ पे आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस का मौका मिलता था, और वो वहाँ पे काम मांगने गए, क्योंकि अर्ली स्टेज में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और उनको लगता था मुझे बहुत काम की जरूरत है, तो जिस बंदे से काम मांगने गए तो उन्होंने कहा जी हमारा तो काम सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब काम होगा आपको बता देंगे। तो वो भाई साहब 2-3 दिन बाद फिर वापस पहुंच गए उनके पास में कि भाई साहब कोई काम हो तो बताओ। बोला भाई साहब उस दिन बताया था कोई काम वाम नहीं है, अगर होगा तो आपको बता देंगे, आप अपना नाम नंबर लिखवा जाओ। तो नाम नंबर लिखवा देता है। 2-3 दिन बाद फिर वो फिर पहुंच जाता है वहाँ पे। बोला भाई साहब बता तो दिया था उस दिन, मेरे पास नंबर है आपका, अगर काम होगा तो हम आपको बता देंगे, और अदरवाइज आने की जरूरत नहीं है। और वो गार्ड को ना बोल देते हैं कि भैया इस बंदे को बताना, तो परेशान कर रहा है ना। तो वो दोबारा आता है, उससे गार्ड भैया रोक लेते हैं उसको। तो गार्ड भैया को बोलते भाई तुम क्यों आ रहे हो, तुम्हें मना कर दिया कि भाई है ही नहीं काम यहाँ पे। तो बोलता है भाई साहब ऐसा हो सकता है ना किसी दिन जो परफॉर्मर है, जो एक्ट परफॉर्म करता है या जो लोगों को बताता सिखाता है, क्या पता वो बीमार हो जाए, क्या पता वो छुट्टी कर ले, क्या पता उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाए, पता नहीं ना कभी मिस क्या हो सकता है। वो बंदा कंटिन्यूअसली लगभग 1.5-2 महीने तक उस काम के लिए आता रहा, आता रहा, आता रहा। एक दिन रात को उस बंदे के पास फोन जाता है उस थिएटर के ओनर का, और बताता भाई साहब कल आप फ्री हो ना? बोला हाँ जी बिल्कुल फ्री हूँ। बोला आप आ जाओ, क्योंकि हमारे जो परफॉर्मर थे वो नहीं आ पा रहे हैं, और उनको कुछ दिक्कत सी हो गई है कहीं ना कहीं। उस बंदे को जो पहला चांस मिला था ना, वो चांस था, उसने अपनी बुक में लिखा था और ट्रेनिंग में शेयर किया गया था कि वो एक ऐसा चांस था कि उसके बाद उसने अपनी लाइफ बदल दी। यानी कि वो निरंतर निरंतर कोशिश करता रहा अपनी उस चीज के ऊपर। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना एक जो चीज मायने रखती है, आप बेशक से लेफ्ट इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर कुछ भी चीज की कमी क्यों ना हो, बट अगर आप लगे रहोगे ना, लगे रहोगे, लगे रहोगे, भाई ये चीज चाहिए 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 चाहिए, जिसको हम जिद भी कहते हैं, है ना। तो वो अगर आपके अंदर है तो सक्सेस आपके पास आती ही आती है। यानी कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की फॉर द सक्सेस। अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो डिसिप्लिन आ जाएगा, अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी। लेकिन है क्या, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एज ए नॉलेज पार्ट। सी CAC अप्रोच क्या कहती है कि सबसे पहले क्लैरिटी लाओ, फिर एक्शन में जाओ, और फिर करेक्शन कर कर आओ। तो क्लैरिटी क्या कह रही है कि डिसिप्लिन इज द डिटर्मिनेशन एबिलिटी टू डू हार्ड और ऑर्डिनरी थिंग्स व्हेन देयर इज ए नो मोटिवेशन। यानी कि डिसिप्लिन क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेशन की एबिलिटी है कि किसी चीज के प्रति जब मैं सोचता हूं कि भाई ये मैंने करना है, डिटर्मिनेशन कर लिया, कोई हार्ड चीज हो या कोई सिंपल चीज हो, वहां पे मोटिवेशन मिल रहा हो या मोटिवेशन ना मिल रहा हो, बट मुझे पता कि मैंने करना है। जैसे बहुत सारे लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए, 5 बजे उठने के लिए, 6 बजे उठने के लिए, है ना, उनका डिटर्मिनेशन भाई ये उठना ही उठना है। या कुछ लोग डिटर्मिन होते हैं टाइम पे पहुंचने को लेके,
वो कोशिश करते हैं कि समय से पहले पहुंचते हैं वो लोग। एंड कंसिस्टेंसी इज द रेगुलरिटी एबिलिटी, यानी कि कंसिस्टेंसी क्या कह रही है, रेगुलरिटी कह रही है। तो कह रहे हैं कि मैं बार बार जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा रहूं, हर बार ऐसा रहूंगा। टू दोज थिंग्स विच आर अनऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ टाइम्स, यानी कि वो उनका एक रूटीन हो जाता है उस चीज को लेके। कंसिस्टेंसी मीन्स डूइंग समथिंग एंड स्टिकिंग टू इट, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, आपके रूटीन में, आपके नेचर में आ जाएगी, वो रेगुलरिटी बन जाएगी आपके अंदर यूज करने के लिए। बट इट कैन बी हार्ड टू स्टे कंसिस्टेंट। समझिएगा, एज ए ह्यूमन it is hard to stay consistent because some of the distractions or challenges come in your way. आप डिसिप्लिन हो सकते हो बट कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कंसिस्टेंसी में क्या होता है, कई बार चैलेंज आ जाते हैं। शायद आप रोज 4 बजे ना उठ पाओ या 5 बजे ना उठ पाए, कोई ना कोई तो दिन ऐसे आएंगे ना जहाँ पे आप सोते रह जाओगे। जैसे अभी कल था, कल हेल्थ वाइज थोड़ा सा इश्यू था, तो कल मैं 7 साढ़े 7 बजे तक सोया। अदरवाइज हम 6 बजे उठ के मीटिंग करते हैं अपनी, मंडे का हम लोग मिलते हैं। तो कंसिस्टेंसी नहीं रही कल। तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रहती, उसके अंदर में रीजंस क्या आते हैं बहुत बार, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। आवर लाइफ आर कॉम्प्लेक्स, इट इज ब्लेंड ऑफ मैनी ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशंस और डिस्ट्रक्शन आते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वी आर नॉट ऑलवेज मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, बट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट जो रहेगा वो रहेगा कि भाई मुझे तो कोशिश करनी उस तरफ रहने के लिए। यानी कि आपका डिसिप्लिन जैसे कि आर्मी के अंदर दिया जाता है ना, आर्मी वाले लोगों को अगर आप इमेजिन करो या फील करो, तो उनके अंदर आपको एक चीज फीलिंग आती है कि भाई मैं डिसिप्लिन हूँ, वो लोग डिसिप्लिन होते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ अस क्विट ड्यूरिंग द स्ट्रगल एंड टाइम पीरियड। जब भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है, उसी टाइम पे लोग धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू करते हैं। और जो लोग नहीं छोड़ते, वही लोग रिवॉर्ड के लिए या सक्सेस की तरफ है ना अग्रसर होते हैं। तो इन कॉन्टेक्स्ट क्या समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट्स where discipline comes in picture. Discipline is ability to control yourself and keep going even though it's tough. जब आपको दिक्कत महसूस हो रही है, जब आपका मन कह रहा है कि चलो आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो आपको आपके उस बिहेवियर को इनकंसिस्टेंट बनाने की कोशिश करता है, तब डिसिप्लिन पिक्चर में आता है। यानी कि कंसिस्टेंसी अगर है, ये स्ट्रेंथ करती है आपके डिसिप्लिन को, और डिसिप्लिन आपको एम्पावर करता है उस कंसिस्टेंसी को लाने के लिए। दीज आर द, कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू। और मैं क्रक्स क्या देना चाह रहा हूं कि डिसिप्लिन है ना डंडे से आता जी, डिसिप्लिन आता है डंडे से। एज ए ह्यूमन बीइंग हम मार से ज्यादा ऑपरेट करते हैं रादर देन प्यार से, ये रूल है। हमें अपनी जान की इतनी परवाह नहीं जितनी कि चालान की है, ताकि चालान ना कट जाए, हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। बट सीट बेल्ट लगवाने का मकसद ये है कि कोई ऊंच नीच ना हो, तो आपकी लाइफ ज्यादा प्रीशियस है। तो अपने स्ट्रक्चर में, आप खुद की लाइफ के स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा पनिशमेंट का, थोड़े से मार का, थोड़ा सा फाइन सिस्टम का तड़का अगर लगा दोगे, तो आपको डिसिप्लिन बनाने में अपनी टीम के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा आसानी रहेगी। तो अब मैं आप लोगों के साथ एक एक्सरसाइज करूंगा और आपको ये बताऊंगा। आप अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि आज का काम जो था ना डूइंग वाला है, ये आपके लिए बड़ा मजेदार है। कि आप अपने ना रोल मॉडल की एक लिस्ट बना लीजिए। आप अपने नोटबुक में 4 हिस्से बना सकते हो, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को नाम लिख सकते हो। वो लोग जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जिनको आप पसंद करते हो, जिनसे आप मोटिवेटेड होते हैं, ऐसे लोगों के आपको नाम लिखने। वो स्पोर्ट्स फील्ड से हो सकते हैं, वो पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, वो एक्टर्स हो सकते हैं, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, आपको नाम लिखने हैं। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज विद मी। कि आप अपने पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और उसके अंदर लोगों के नाम लिखने शुरू कर दीजिए। कम से कम 10 से 12 लोगों के नाम लिख लो। यार ये लोग हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, इनसे मैं इंस्पायर भी होता हूँ, इनसे मैं मोटिवेटेड भी फील करता हूँ, या इनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ और आप लोगों के साथ इस एक्सरसाइज को टेक ऑन करता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज कर रहे सर हैं। ये 4 पार्ट क्यों बनाने, 2 ही तो हो अ, गए।
चार पार्ट इसलिए हुए कि जब हम नाम लिखें तो वो एक सीक्वेंस में ना जाएं, क्योंकि हमें एक पैटर्न पकड़ना है। इस वजह से मैंने इसको कहा कि जैसे एक पैटर्न हो गया कि कुछ आप स्पीकर्स को पसंद करते हो जो मोटिवेशन स्पीकर देते हैं, नाम देते हैं। कुछ लोग दूसरी कैटेगरी के हो गए जिनको मैं जानता हूँ, रिलेट करता हूँ, तो मतलब ये नाम आप स्कैटर्ड हो जाएंगे चार हिस्सों में। दैट इज द ओनली पर्पस। मतलब पहले हम एज इट इज लिख लें जो माइंड में आ रहे हैं हमारे, उसके बाद इनको सेग्रीगेट करें। अभी आपकी नोटबुक में अगर आप चार हिस्से बना के लिख लोगे तो आपके दिमाग में थॉट आने शुरू हो जाएंगे, उस कैटेगराइज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप कैटेगराइज कर सकते हो वो लोग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो अभी लाइव है, जिंदा है। कुछ लोग जो जा चुके हैं, जैसे आपने लिखा एपीजे अब्दुल कलाम अभी नहीं है ना, बट आप इंस्पायर करते हो उनसे, है ना, आप स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर करते हो, तो वो भी है नहीं। तो ये चार कैटेगरी बनाने का मकसद ये है कि आप जब लिखो अपने थॉट्स को कहीं पे भी लिख लो रैंडमली, वो आपको समझने में आसानी रहेगी। दैट इज द ओनली रीजन इज। और ये कोई भी हो सकता है, मतलब जैसे आपने कहा कि किसी भी फील्ड से, तो ठीक है। मतलब हाँ, हमारे फैमिली फैमिली। फ्रेंड्स यस और यस जिनको हम मतलब मिल नहीं सकते, जैसे सपोज अगर हम बात करें मोदी जी से इंस्पायर है, मोदी जी से मिल यस नहीं सकते, यस यस तो यस कुछ कुछ भी लिख सकते हैं ना। यस 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 कुछ भी ये लिख सकते हैं, सारे नाम लिख सकते हैं। और यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था इसके अंदर, कि जिन लोगों से आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, आपके शुभ सलाहकार बन जाते हैं, तो आपकी रीच है। और जिनसे आप मिल नहीं सकते लेकिन आप उनको पढ़ सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो, तो वो आपके लिए रोल मॉडल है या लाइकिंग पर्सन है। तो 10 12 15 20 जितने ज्यादा नाम आप लिखोगे, उतना आपको अपने आप को समझने में मदद मिलेगी, जो हम अभी एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद। चैट बॉक्स में सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने कितने लोगों के नाम लिख दिए। 10 12, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन विनर है आज के सबसे ज्यादा नाम लिखने वाला। क्योंकि मैंने 10 लिख दिए थे, मैंने 12 लिख दिए थे, मैंने 15 लिख दिए। जिसके सबसे ज्यादा नाम होंगे उसको हम मौका देंगे ताकि वो अपनी शेयरिंग कर सके। जिसकी ज्यादा शेयरिंग, उससे दूसरे लोग कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी करना इज नॉट ए क्राइम थी, इट इज लाइक ना। शायद उसके दिमाग में नहीं था, जब उसने सुना उसका नाम, अरे ये तो बड़ा अच्छा इंसान, मैं भी इसको कभी कभी फॉलो करता हूँ, काम करता हूँ। तो राइट इन द चैट बॉक्स कि आपने कितने लोगों के नाम लिख लिए हैं, एज ए रोल मॉडल, एज ए लाइकिंग, एज ए इंस्पायरिंग, एज ए मोटिवेटिंग, एज ए शुभ सलाहकार, किसी भी कैटेगरी में जो आपको लगता है यार ये लोग बड़े अच्छे हैं, इनके बारे में सीखने में, इनके बारे में, इनसे बात करने में, इनसे मिलने में अच्छा लगता है। आज की पूरी क्लास का फोकस है सिर्फ आपको अपने बारे में समझना, आपको क्या, आपके अंदर वाली मैग्नेट को समझना कि आपकी मैग्नेट अंदर है कौन सी। सर्वेश भाई ने 6 लिख दिया जी। 6 से ज्यादा लिखने वाले लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बोली लगा रहे हैं, वी आर इन द बिडिंग सिस्टम, यूज हैविंग द मैक्सिमम रोल मॉडल। राहुल भाई के 10 हो गए जी एकदम से। 10 से ऊपर है किसी ने लिखे होंगी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। पंकज भाई की 8 है। पंकज भाई गुड मॉर्निंग। तो मुझे लग रहा है कि राहुल के 10 हैं। कोई है जो 10 से ज्यादा लिख चुका हो नाम? सुबह क्लास में फीलिंग रहती है कि उसमें थोड़ी सी ना लिवरेज देता हूँ कि भाई आप ना अपने चेहरे मत दिखाओ, तो कभी है ना ऐसा ना हो जाए कि ना चेहरे दिखाते दिखाते इंसान सो ही रहा हो, है ना, वैसे और ना किसी। दिखाने चाहिए, आपको वीडियो ऑन करवाना चाहिए। नहीं, मैं थोड़ा जैसे एवाई करवाते हैं ना कि भैया ऑन रखो, तो वो रखना चाहिए, तो एक्टिवनेस बनी रहेगी वैसे। आई नो, बट थोड़ा सा ना मेरे को ह्यूमैनिटी एंगल देखना होता है। सुबह सुबह ना कई सारे कामों में इंसान एंगेज होता है, तो वो नहीं कर सकते थोड़ा सा। नहीं फिर भी तो मतलब राहुल भाई आप ही शेयर कर लो, क्योंकि आप ही के 10 हैं अभी तक।
तो अब जब हम शेयर करेंगे तो अगर आपको लगे यार ये वाले नाम तो दो तीन मेरे भी हैं कहीं ना कहीं पे, तो आप बढ़ा सकते हो, बिकॉज जब तक आपके पास कम से कम 20 22 25 लोगों के नाम नहीं होंगे ना, तो इस एक्सरसाइज का आप भरपूर मजा नहीं ले सकते। तो राइट मोर एंड मोर नेम्स इन योर दिस लिस्ट। जी राहुल भाई। सर मैंने जो 10 लिखे हैं इसमें से 5 तो मेरे नोन में है, ठीक है। और 5 मतलब जैसे मैंने मोदी जी का लिया था नाम, वो है विराट कोहली है, एक हम्म, संतोष नायर करके मोटिवेशनल स्पीकर हैं बॉम्बे से, वो है, जी उनका मैंने कोर्स भी करा हुआ है। जी। एक बिजनेस कोच राहुल जैन, उनसे इंस्पायर होंगे भी, वो इतने लोगों को हम्म ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। हम्म ठीक है सर। और एक माउंटेनियर है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनको मतलब ना पैर कट गए थे और उसके बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को वो करा था, लेडी है, मैं नाम भूल गया हूँ बाई चांस, उस समय माइंड में नहीं आया, तो हम्म उनका मैंने लिखा है। तो बाकी मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं, मेरी वाइफ है, हम्म। तो उनके नाम लिखे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंकज भाई आप शेयर करो, आप सेकंड पोजीशन पे अभी तक के रिकॉर्ड डिक्लेयरिंग के हिसाब से, फिर उसके बाद सर्वेश भाई थर्ड पोजीशन पे वो शेयर कर लेंगे। जब हम नाम सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और नाम हो सकता है इनमें से, आप कॉपी कर सकते हो। जी पंकज भाई। जैसे मैं गुड मॉर्निंग। मैं ये शेयर कर रहा हूँ, जैसे मेरे फादर हैं जो मेरे नहीं हैं अभी, तो हम्म वो मेरे लिए बहुत लाइफ के अंदर बहुत एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जिनसे मुझे बहुत बड़ा सीखने को मिला लाइफ के अंदर। हम्म सेकंड थिंग, मेरे फादर इन लॉ हैं जो कि हम्म, मुझे ऑलवेज हमेशा मुझे सिखाते रहते हैं, बैठ के कभी भी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है उनसे शेयर कर लेता हूँ बैठ के मैं। बहुत जैसे बढ़िया। मेरे फ्रेंड सर्कल में, जैसे मैंने बीएनआई ज्वाइन किया था 1 साल के हम्म लिए, तो उसमें 1 से 2 लोग ऐसे जुड़े थे जो एक गुड मेंटोर, मतलब एक ऑलवेज मतलब एक सही शिक्षा मतलब कि देने के लिए, कोई पूछना हो ना तो उनसे पूछ सकते हैं, कभी भी एवरी टाइम फोन कर सकते हैं। बहुत नाइस। जॉली नेचर के हैं ऐसे लोग मिले। कुछ ऐसे कि मेरी वाइफ है, वो ऑलवेज प्रेशर देती है, कोई भी काम कर, डंडा है ना कहते हैं कि अपनी, वो रखती है मेरे पीछे हमेशा ऑलवेज। बहुत तो बढ़िया। ऐसे मेरी बेटी है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो मेरी हेल्प बहुत करती है। मैंने कहा हम्म बेटा एक काम करना, इसको ट्रांसफर करिए, ये ट्रांसलेट करिए, इसे कैसे लिखा जाएगा। ये हम्म ठीक है यार मैं, ये मेरी हमेशा हेल्प करती है मेरे अंदर। तो ऐसे नाइस। मेरे साडू भाई है, वो ऑलवेज पैसे के लिए मुझे बहुत, मनी के लिए या किसी भी एक लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब है मेरे पास मदद कर लाइफ के अंदर। आपकी। हाँ। बहुत बढ़िया, नाइस। सर्वेश भाई आपकी शेयरिंग, आपके पास कौन कौन लोग निकल कर एज ए रोल मॉडल? भाई करीबन 11 लोग हो गए। अरे वाह, बताओ नाम। और सबसे पहले तो मैं जो सबसे ज्यादा जरूरी था उनको भूल ही गया था, मेरे फादर। हम्म ठीक है, अनुराग अग्रवाल, हम्म हिमांशु हम्म अग्रवाल, हम्म और अनुभव जैन, हम्म जैन। हम्म और क्या कहते हैं आपका, एक इसमें भाई आपका नाम है, हम्म कंसिस्टेंसी अपने काम के प्रति। हम्म ठीक है। अ, और मार्केटिंग की बात करूं तो मैं जैसा हमको लेना नहीं चाहता हम्म मोदी। हम्म ठीक है, लेकिन हम्म मैं उस तरीके से पसंद नहीं करता, लेकिन जो उनकी स्ट्रेटेजी और जो चीज है ना, क्लैरिटी वाली चीजों, उस पे ज्यादा वो चीज मुझे लगी। नाइस। और अमित सर हैं, और एक दूसरे अनुराग अग्रवाल जो उनके सर हैं। बहुत बढ़िया। तो नाइस। ये लोग हैं, सबके अलग अलग है। जो अनुभव बंसल हैं, हम्म नहीं सॉरी, अनुभव जैन। हम्म तो वो मेरे फादर की डेथ के बाद उन्होंने चीजें बताई थी हम्म लाइफ से रिलेटेड, वो हम्म बड़ी इफेक्ट डालती हैं। हम्म और मार्केटिंग की बात करूं तो हिमांशु अग्रवाल हम्म, को मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से ये सब चीजें करते हैं। बहुत बढ़िया। और अमित सर और अनुराग अग्रवाल तो ऑलरेडी मेरे साथ रियल एस्टेट में है ही। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। जी। हुज नेक्स्ट? एक इंसान को और मौका देंगे कि वो शेयर कर सकता है कि भाई मैंने इतने नाम लिखे हैं, और आपको लगे उस नामों में से कोई नाम आपको लगे तो आप उसको अपने पास लिख सकते हो। जी जी सूरज। क्योंकि अल्टीमेट गेम है, मकसद है कि आपके पास कम से कम 20 22 25 लोगों के नाम होने चाहिए इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करने के लिए। जी सूरज। हाय। तो मैंने अराउंड 20 नेम्स लिख लिए हैं ऐसे। अरे वाह। तो पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि जिनसे मैं डिस्कस करता हूँ या जिनसे मैं मोटिवेट होता हूँ कि रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क हो सकता है या पर्सनैलिटी वाइज हो सकता है। हम्म, तो पहले तो मेरे मम्मी और पापा दोनों ही हैं, क्योंकि बहुत दोनों बढ़िया। बहुत हार्ड वर्किंग है हम्म, और बहुत केयर करते हैं
हमारे लिए। तो वो है। एक मेरी वाइफ है, वो भी बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अभी कहा उन्होंने कि बहुत प्रेशराइज करती है, डंडा लेके कर रहती है। सेम ही है, बहुत मतलब मोटिवेट करती है, सपोर्ट बहुत करती है। मेरे पूरे अप्स एंड डाउन्स जो भी मैंने पिछले 3-4 सालों में देखे, तो वो मेरे साथ है। तो बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं उससे। एक सूरज करके मेरा दूसरा एक दोस्त है, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत। हम करीबन 5-6 साल से साथ है। तो वो बहुत ही, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ कि जब भी प्रोफेशनल लाइफ में वो मुझे बहुत गाइड करता है। अभी रिसेंटली मैंने जॉब चेंज किया, तो उस टाइम भी उसने बहुत हेल्प करी मेरे को। सेम उसी फील्ड में एक हमारे टीचर है, वाघमोड़े सर करके। तो वो हमारे पिछले 3 साल से 2-3 साल से मेंटर रहे इस फील्ड में, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड बाय देयर गाइडेंस एंड बाय आवर सम एफर्ट्स हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं इसमें। देन अभी हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वैभव बोल के, और उनके एक भाई और बहन है। तो वो भी हमको ऐसे पर्सनली जो बहुत गाइडेंस करते हैं। जब जब हमें अभी ये बात करते हैं ना कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, क्या मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सब वो हमें बहुत ये करते हैं। वरुण भैया के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। वरुण भी बहुत ये है। अभी वो इसके बाद सिर्फ देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लोग, कि यार उनको बस कभी अगर देख भी लिया ना, जैसे स्क्रीन पे या ऐसे, तो वो उनको देखना बहुत पसंद करते हैं हम। एक रोहित शर्मा की बैटिंग बहुत पसंद करते हैं, और सचिन की, जब सचिन खेलते थे, सचिन की बैटिंग। फिर इरफान खान बहुत फेमस लगते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, टॉम क्रूज की फिल्म्स। एंड मोटिवेटर्स में पीवी सिंधु बहुत पसंद है। मतलब उसका गेम ही बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि मैं पर्सनली बैडमिंटन प्लेयर हूँ। तो जब भी उनको खेलते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और किशोर कुमार के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी उनको ज्यादा मिलने का मौका पता नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अभी, लेकिन और फिर एक दोस्त है सुमित बोल के, बहुत अच्छा पिज्जा बनाता है, तो उसके यहाँ पे बहुत जाना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगर आप नोटिस करो कि जो ये रोल मॉडल है ना, सब लोगों को कम से कम 20-25 लोगों के नाम लिखने हैं, अगर आप इस एक्सरसाइज से सच में रिजल्ट लाना चाहते हो। और जो 20-25 लोगों के नाम लिखे हैं, तो उसके सामने लिखना है वाई। ये जो मैंने नाम लिखा है, ये क्यों इस इंसान को मैं पसंद करता हूँ, क्या ऐसी चीज है जो मुझको इसके अंदर अट्रैक्ट करती है ना। ये आपको अपने आप को समझने में बहुत पावरफुल और बहुत आसान तरीका है। नहीं तो अपने आप को समझने में समय लग जाता है। जैसे सूरज ने अभी बताया कि उन्होंने पीवी सिंधु का नाम लिखा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा होगा, या आप जानते भी नहीं होगा, आपके ख्याल में भी नहीं आया होगा। तो हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में जानना पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों के आसपास है ना अपना समय बिताना पसंद करते हैं जो मुझे पसंद है। तो मुझे क्यों पसंद है, अगर मैं उस डिकोड करना शुरू कर दूं उस चीज को, तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी अपने आसपास के लोगों के साथ रहने में, समझने में, आगे बढ़ने में, है ना। तो मैं इस थॉट के साथ, ये विश्वास के साथ आप लोगों को ये असाइनमेंट दे रहा हूँ कि इस असाइनमेंट को आपको ना सिंसियरली करना है आज, कि कम से कम 20-22-25 नाम लिखो, और उस नामों में से हर एक के सामने एक वाई लिखो। भाई क्यों इसको पसंद कर रहा हूँ। तो ये जो वाई निकल के आएंगे ना, ये आपका एक पैटर्न निकल कर आएगा, जिसको हम आज की पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे, और एक निष्कर्ष निकालेंगे, जूस निकालेंगे कि वो कौन सी चीज थी जिसके ऊपर हमें आगे की तरफ जाना है। क्लियर है जी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसमें से एक पॉइंट ये है कि जो आप लाइव लोगों के नाम लिखते हो, कि भाई जो अभी जिंदा है, तो वो आपके शुभ सलाहकार की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मेक दैट लिस्ट, और वो आपकी माई प्रॉमिस वॉल के पास ऊपर वो लिस्ट होनी चाहिए आपकी, ताकि आपको पता रहे कि यार मेरे पास इतने सारे शुभ सलाहकार लोग हैं, तो क्यों ना मैं महीने में उनसे 2-4 बार बात कर लूँ। तो इस शुभ सलाहकार की लिस्ट में हम कोशिश करेंगे अवॉइड करने की अपने क्लोज रिलेशन, जैसे आपके फादर हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, तो वो तो ऑलरेडी आपकी क्लोज रिलेशन में आ गए ना। तो शुभ सलाहकार वो हो गए कि जो आपकी एक क्लोज रिलेशन से बाहर आते हैं, उन लोगों के नाम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, क्योंकि हम अब उस पड़ाव पे हैं जहां से हम गियर अप करना स्टार्ट करेंगे अपने इस लर्निंग प्रोसेस को। और आई नीड दोज बिजनेस ओनर्स हु आर हंग्री फॉर बिजनेस ग्रोथ। मैं सच में उन लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो सच में भूखे हैं अपनी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए। ना कि वो लोग जो विशफुल हैं, कि उनकी चाहत है कि ग्रोथ मिल जाए। मुझे चाहत वाले लोग नहीं, मुझे भूखे लोग चाहिए,
क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव नहीं लाना चाहता, मेरा एक बिलीफ कॉन्सेप्ट टूट चुका है। मुझे कुछ ही लोगों के लाइफ में लाना है, और वो कुछ लोग वो हों जो सच में चाह रहे हैं कि जी कुछ करना चाह रहे हैं, जान लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि चाहत है ना कुछ दिनों बाद बदल जाती है, लेकिन भूख नहीं बदलती। मैंने पर्सनली लोगों को देखा है, ये मेरा 5th बैच है, और पास्ट एक्सपीरियंस भी है जहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि लोगों की चाहत है ना समय समय की बदल जाती है। जैसे ही हार्ड चीजें आती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, लोग अपने चाहतों को बदल देते हैं, अरे ये नहीं ये कर लेते हैं। बट जिसके अंदर भूख है ना, वो भूख को नहीं बदल सकता, क्योंकि उसके ऊपर उसी के ऊपर जान लगानी है, उसी के ऊपर उसको फोकस करना है। तो ये जो चीज है कि भाई मैं कैसे देख पाऊंगा कि आप भूखे हो या खाली विशफुल हो। मेरे से किसी ने पूछा कि योगेश्वर जी आप कैसे पता करोगे कि मैं भूखा हूं या नहीं। तो मेरे को दिखते हैं आपके एक्शंस और आपके आंसर्स। जब मैं आपसे बातचीत करता हूँ, जो आप आंसर देते हो मेरे को, जो आप एक्शन करते हो, वहां से मुझे पता लग जाता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, है ना। जैसे कि मैंने कहा जी 6 बजे उठा करेंगे, 6 AM क्लब है हमारा। मैं 5 AM क्लब नहीं बनाया, मैं 6 AM बना कि भाई तुम एज ए ह्यूमन 6 बजे तो उठ जाओ। आप कह रहे 6 बजे भी थोड़ा सा ना जल्दी है ना। तो मुझे दिखता है कि इसका मतलब इसके अंदर भी भूख नहीं है, सिर्फ चाहत है। मैंने पूछा जी कल बात करनी थी आपको बड़ी के साथ में, आपने कहा सर भूल गया। क्यों भूल गया जी? क्योंकि मैं पूरा दिन बिजी था। ओहो, यानी कि आप ही मोदी के साथ घूम रहे थे रैली के अंदर काम करने में, इतने बिजी थे आपके पास सिर्फ 2 मिनट नहीं निकले कि आप बड़ी से बात कर लो, अपना हाय हेलो कर लो। तो मुझे कहाँ से पता लगता है कि कौन इंसान भूखा है और कौन सिर्फ विशफुल थिंकिंग के अंदर घूम रहा है? आपके एक्शन और आपके आंसर मेरे को दिखाते हैं, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ चुपचाप। तो ट्राई टू बी मैच विद माई वैल्यू सिस्टम, क्योंकि मेरा सिस्टम उसी के साथ चलेगा जिसका वैल्यू सिस्टम मेरे साथ मैच करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैल्यू सिस्टम, कि वैल्यू सिस्टम है क्या, है ना। तो अगर मैं बात करूं इसको, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर मस्ट बिलीव इन सम ऑफ द वैल्यू सिस्टम। हर सक्सेसफुल इंसान, जो बिजनेस ओनर की हम बात करते हैं, वो कुछ चीजों को बिलीव करता है, कुछ चीजों को मानता है कि भाई ये चीजें ही मैं अपने लाइफ में प्रायोरिटी दूं, फोकस करूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये वैल्यू का मतलब क्या है, हम बहुत बार बोलते हैं कि यार जब चीजों को खरीदने जाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे लोग बोलते हैं कि आईफोन की उतनी वैल्यू नहीं है कि मैं उसके ऊपर इतना पैसा लगाऊं। तो वैल्यू का मतलब क्या है, बार बार अगर हम बात करें, किस चीज को, किसी भी चीज को जो हम इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वर्थ देते हैं, वो हमारे लिए उसकी वैल्यू है। सिप सिप करके पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वैल्यू का मतलब क्या है, एज ए लेमैन क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम किसी चीज को जो इंपॉर्टेंस देते हैं या जो वर्थ देते हैं, वो हमारे लिए वैल्यू हो जाती है उसके लिए। जैसे टाटा गिव्स वैल्यू टू इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। टाटा का जहां नाम होगा वहां पे एक चीज जरूर होगी कि इनके ट्रस्ट और इंटीग्रिटी की बात करते हैं। रिलायंस एज ए बिजनेस की जब हम बात करें, तो वो फोकस करता है ग्रोथ और बिग इम्पैक्ट की, कि भाई जब आएंगे तो कुछ ऐसा बड़ा कर कर जाएंगे कि पूरे मार्केट में तहलका हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा। डी मार्ट बिलीव्स इन वैल्यू फॉर मनी, कि डी मार्ट के अंदर अगर आप जाओगे कुछ खरीदने तो वहां पे वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, वहां पे चीजें आपको आपके बजट के हिसाब से चीजें मिलती है। मैकडोनल्ड्स किस चीज के लिए जाना जाता है, क्या उसका वैल्यू सिस्टम है? स्पीड एंड अफोर्डेबिलिटी, कि बहुत जल्दी से फटफट बना के दे देंगे, और जो बना के खाने पीने के लिए देंगे वो अफोर्डेबल होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता उनका। स्टारबक्स क्या देता है? स्टारबक्स वैल्यू देता है आपको ट्रीट पीपल लाइक ए फैमिली। कि स्टारबक्स में आप जाओ या बार बार वहां पे कॉफी पियो, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि यार अपना ही है स्टारबक्स, तो ऐसी फीलिंग आ जाती है कि यार अपना ही है। तो क्योंकि वो आपको ऐसा फील देते हैं, आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप उन्हीं के फैमिली के सदस्य हो। सो एज ए इंडिविजुअल, what we value or believe, that will become our value system। यानी कि एज ए इंडिविजुअल जिस चीज को हम वैल्यू देते हैं, जिस चीज को हम बिलीव करते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, हमारी वैल्यू सिस्टम मिल जाती है। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैल्यू फॉर यू। तो जो मैंने अभी रोल मॉडल वाले एक्सरसाइज कराई है और जो अभी हम थोड़ा सा आगे करेंगे, ये पूरा एक्सरसाइज हमें मदद करेगी आपकी वैल्यू फाइंड आउट करने में। जैसे वैल्यू इज एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, ये हमने अभी पढ़ा कि जो भी चीज आपके लिए मायने रखती है, जो लिए आपके लिए कीमती होती है, वो आपके लिए वैल्यू है। जैसे कुछ लोगों के लिए वैल्यूएबल होती है उनकी फैमिली, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए फन, कुछ के लिए एजुकेशन, कुछ के लिए एंटरटेनमेंट, कुछ के लिए हेल्थ।
आप नोटिस करो ना, कोई एजुकेशनल सेमिनार है या कोई आपका ऑनलाइन कोई यूट्यूब पे आपको पढ़ने का वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग मटेरियल है, कोई लर्निंग मटेरियल है, तो कुछ लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं और कुछ लोग एंटरटेनमेंट रील में लगे रहते हैं इन दैट। तो आपका वैल्यू सिस्टम क्या है वो हमें फाइंड करना है, बट फाइंड आउट करना क्यों है, क्यों हम वैल्यू सिस्टम के ऊपर आज समय लगा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। योर वैल्यूज आर योर कंपास, ये आपका वो जीपीएस सिस्टम है जो आपको नेविगेट करता है कि आपकी लाइफ किसके साथ जाएगी और किसके साथ नहीं जाएगी, आपकी बात किसके साथ बनेगी और किसके साथ नहीं बनेगी। ये आपका वो डायरेक्शन है, ये आपका वो कीमती इनसाइड है, ट्रेट है, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि किसके साथ मेरी मैचिंग होगी, किसके साथ नहीं मैचिंग होगी। दे डिटरमाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, देयरफॉर व्हाट मोटिवेट्स यू। यानी कि जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही तो आपको मोटिवेट करेंगी, है ना। किसी ने बोला मेरे को कि भाई योगेश्वर रेडी हो जा, सैटरडे नाइट पे चलेंगे, तू खाएंगे पियेंगे डिस्को में डांस करेंगे मजा करेंगे और तेरे को तैयार रहना है। तो क्या मैं मोटिवेटेड रहूंगा इस डिस्को वाली पार्टी में जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए? थोड़ा सा बात करेंगे, चैट करेंगे। नहीं। नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे वैल्यू सिस्टम में ऐसी पार्टी, ऐसा खाना पीना, एंजॉय करना, रात को ऐसे करना मायने नहीं रखता है किसी भी तरीके से। तो अगर मेरे लिए ये चीज मायने नहीं रखती तो जो इंसान मेरे को ऑफर कर रहा है वो मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है कहीं ना कहीं पे। तो अगर आपको ह्यूमंस के साथ अलाइन होना है, यानी कि आपको आपकी मैग्नेट को दूसरों के साथ अट्रैक्ट करना और उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। दूसरे के बारे में तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, पहले आपको आपकी डिस्कवरी की जरूरत है, आपको आपके पार्ट की जरूरत है ना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर, कि आपको आपके इनसाइड की उस मैग्नेट के बारे में नहीं पता होगा तो आप ज्यादा रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि ये जो वैल्यू सिस्टम है, दे गिव यू द क्राइटेरिया टू इवेलुएट यू एंड अदर्स। क्योंकि यहीं से आपको पता लगता है कि मैं और मेरे से जुड़े हुए लोग, जैसे मैंने क्या बताया कि मुझे विशफुल थिंकर नहीं चाहिए, मुझे हंग्री पीपल चाहिए। तो ये जब मुझे डिस्कवरी हुई मेरे इस वैल्यू सिस्टम की, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मेजर करो और उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। सो आस्क व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी अबाउट लाइफ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां से मुझे पता लगता है मेरा वैल्यू सिस्टम क्या बोलता है। मैं अपने एग्जांपल से बता रहा हूं। आई ऑलवेज गिव ए चांस, मैं हर इंसान को मौका देता हूं इफ अदर पार्टी कम एंड कन्फेस। समझाना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, कि मैं किसी इंसान के साथ हूं, उसने कोई गलती कर दी उस बंदे ने, और उसको एहसास हो गया और वो मेरे पास आता है कि अरे मेरे से गलती होगी, मैं उस इंसान को दोबारा मौका देता हूँ। तो मेरी लाइफ में ना काट नहीं है कि मैं काटता नहीं, बट मेरे भाई है, मेरे मासी ताऊ जी के लड़के, उसका जिंदगी का उसूल है कि भाई जिसके साथ एक बार बिगड़ गई बिगड़ गई, किसी के साथ एक बार मनमुटाव हो गया मनमुटाव हो गया, किसी के साथ ये हो गया कि यार मेरा लड़ाई झगड़ा कहासुनी हो गई, उसको काटा मार दो, जिंदगी भर उससे कभी बात नहीं करनी। ये उसका वैल्यू सिस्टम, इसीलिए उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग नहीं है। मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, 1 महीना 2 महीना 2 साल बाद वो बंदा आता है, कहीं मिल जाए, दोबारा से कन्वर्सेशन होती है तो मैं कर लेता हूँ। मैं कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई तेरे से नहीं मिलेंगे, तो तेरे से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई इंसान कभी प्रॉब्लम में आता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा गिर गया, तो मैं ना हंस देता हूँ उस पर, उस सिचुएशन पे, और वो कहता है अच्छा तेरा पैर ही टूटना था। तो यानी कि मेरी जो कन्वर्सेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता, मैं उसको देखता हूँ चल कोई नहीं आगे बढ़ जा, क्या दिक्कत की बात है ना। बट मेरी वाइफ की केस में देखा तो वो सीरियस हो जाती है, वो कहती है यार तू उसको कंसोल कर, उसके बारे में ऐसे शब्द मत बोल। क्योंकि मैं जिस अपब्रिंगिंग से आता हूँ वहां पे क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आए तो उस पर हंस दो और आगे बढ़ दो, ना कि उस प्रॉब्लम को बड़ा इशू बनाओ और उसके बैठ के ऊपर सिंपैथी क्रिएट करो और उसको कंसोल किया जाए, है ना। तो ये मेरा वैल्यू सिस्टम है। तो अब मेरा वैल्यू सिस्टम को अगर कोई दूसरा बंदा देखता है तो उसको लगता है कितना रिजिड आदमी है ना, मतलब इसके अंदर इंसानियत ही नहीं, अगले का तो टांग टूट गई और ये मजाक कर रहा है। अरे टांग ही तो टूटी है। सबसे बड़ा लॉस कौन सा होता है? लाइफ का लॉस, वो मुझे पता है, जिसको रिकवर नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने भी लॉस हो रिकवर किए जा सकते हैं। मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा वैल्यू सिस्टम ये कहता है। तो मैं दूसरी चीज को कैसे देखता हूँ, कोई नहीं, होगी होगी, टांगी तो टूटी है, दूसरी तो बची ही है।
दौड़ लो, मेहनत कर लो कहीं ना कहीं। तो अब समझना क्या है इस पूरी कन्वर्सेशन में, समझना ये है कि आपको आपका वैल्यू सिस्टम निकालना है। और जब हम इस एक्सरसाइज को अभी करेंगे आपके साथ में, तो आपको ये देखना कि आपको कुछ वैल्यू सिस्टम को ग्रुप कर देना है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें निकल कर आएंगी बार बार, वो एक ही फैमिली है। जैसे आप लिखोगे मेरे लिए डिसिप्लिन मायने रखता है, पंक्चुअलिटी मायने रखती है, कमिटमेंट मायने रखता है, तो ये सारे एक ही फैमिली है भाई, ये अलग नहीं है। जैसे आपको लगता है कि मैं हेल्पफुल हूँ, सपोर्टिव हूँ, मैं एडजस्टेबल हूँ, मैं लोगों के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, ये क्या है, एक ही फैमिली है। क्लियर है जी? यहाँ तक की क्लैरिटी आई? किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी? थोड़ा सा डूइंग है आज की क्लास में। तो अगर आप क्लियर हैं तो अपने वही यस। डायरी डायरी पेन को वापस निकाल लीजिए। और इस डायरी पेन में हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी से इन चीजों को करने के लिए, क्योंकि मैं आंसर चाहता हूँ आपके सबकॉन्शियस Who is माइंड the से, person most what could be used? है ना? तो अब आप लिख लिए, हु इज द पीपल आई रेस्पेक्ट मोस्ट इन माई लाइफ एंड व्हाट आर दी देयर कोर वैल्यूज। तो 3 ऐसे नाम लिखो जो आपको लगता है इनकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, और क्या वजह है जिसकी वजह से आप उनके रेस्पेक्ट करते हो, किस वजह से रेस्पेक्ट करते हो। प्लीज राइट इट डाउन। आपके केवल रिस्पेक्ट की बात है, पसंद करने वाली बात नहीं है। रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। लाइकिंग सबके साथ हो सकती है, रेस्पेक्ट सबके लिए नहीं होती जी। सर 3% और 1%। 3% ठीक है सर। 3 लोगों के नाम लाइव हैं जो आपके सामने, उनके आप रेस्पेक्ट करते हो, और रेस्पेक्ट क्यों करते हो उसका आंसर। जब आपका डन हो जाएगा चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा डन। उससे हमारी बातचीत होते रहनी चाहिए, या वो एज ए मेंटोर या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम टच में नहीं है? आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गेम जो आप इसके ना क्रक्स के बाद निकलेगा जब ये 10 क्वेश्चन पूछ लूँ हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट इज हिज और हर टॉप 3 क्वालिटीज। आपका कौन सबसे बेस्ट फ्रेंड है और उस बेस्ट फ्रेंड की टॉप 3 क्वालिटीज क्या है। उस बंदे का नाम, उसके अंदर 3 ऐसी चीजें आपको क्या दिखती हैं सर जैसे दोनों उसके, कॉमन हो सकते हैं, ऊपर भी आ गया और इसमें भी आए। कोशिश करो कि नए लोग फाइंड आउट करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफाई होगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से होना ही है कि आप अपने आप को झांकने वाले हो। ये क्वेश्चन आपको दूसरों के लिए दिख रहे हैं, लेकिन ये दूसरों के नहीं है क्वेश्चन, ये आप ही के हैं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, और उस बेस्ट फ्रेंड की आपको 3 चीजें ऐसी क्या अच्छी लगती हैं वो लिख लीजिए। सर अगर फ्रेंड्स ज्यादा है ही नहीं तो, इनकेस बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है तो, आई कैन अंडरस्टैंड। तो देखो कौन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई कुड हैव मोर एनी ऑफ द क्वालिटी इंस्टेंटली, व्हाट वुड इट बी। I could have more when you- कौन सी एक ऐसी क्वालिटी है जो इंस्टेंटली आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो कि यार ये क्वालिटी मैं अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहता हूँ, या ये क्वालिटी है। वन क्वालिटी जो आपको लगता है कि यार ये वाली तो मैं ना इससे लेना चाहता हूँ या इससे सीखना चाहता हूँ। लेना चाहता हूँ, मतलब क्या किसी के पास ना भी हो तो भी हाँ मतलब लिख नहीं है, सकते हैं। हाँ नहीं है तभी लेना चाहता हूँ। नहीं, आपने कहा ना इससे लेना चाहता हूँ, मतलब अपने नॉन में से ही लेना चाहता हूँ, या मान लीजिए नॉन में भी वो क्वालिटीज नहीं है। हाँ तो बाहर से किसी से लेना चाहता हूँ, हाँ मतलब वो क्वालिटी लिखनी है। लेना ठीक है। चाहता हूँ। यस यस। व्हाट आर द 3 थिंग्स यू हेट। कौन सी ऐसी 3 चीजें जो आपको पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोगों को पसंद नहीं होता जब लोग जानवर को पीटते हैं, या जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां बार बार फोन करती रहती हैं, है ना, या जैसे पेड़ वेड़ को लोग काट देते हैं। तो कौन सी ऐसी 3 चीजें जो आप पसंद नहीं करते हो। 3 वो लोग कौन से हैं जिसको आप डिसलाइक करते हो।
और पूरे वर्ल्ड में बोला इसके अंदर, जरूरी नहीं आप अपने रिलेटिव्स के नाम लिखो, कोई भी 3 ऐसे लोग जो आपको पसंद ही नहीं कि यार ये मेरे को पसंद ही नहीं, है ना, कोई भी हो सकते हैं, और वो क्यों नहीं पसंद है वो लिखना है भाई। तीन ऐसे इंसान पूरी इस धरती पे जो आपको पसंद नहीं है, उनके नाम, उस नाम के सामने उनको वाई जरूर लिखना कि क्यों नहीं पसंद कर रहे उसे। नेक्स्ट फेज है डिस्कशन का, विच पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एट्रीब्यूट और क्वालिटी डू पीपल कॉम्प्लीमेंट मी ऑन द मोस्ट। किस तरीके के लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, क्या उनके वो एट्रीब्यूट्स है, क्या क्वालिटीज है, यार इस तरीके के लोगों के साथ में रहना बड़ा पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ रहना। नेक्स्ट इज, what are the 3 most important values I want to pass on to my child। वो 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हो, यार मेरे बच्चे ने ये चीज सीखी, है ना। 3 ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, 3 ऐसी कौन सी वैल्यू सिस्टम है, 3 ऐसी कौन सी सीख हैं जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हो, पास ऑन करना चाहते हो अपनी लाइफ में से, कि देख मैं इन चीजों को खुद फॉलो किया, ये मेरा सक्सेस मंत्र था या गुरु मंत्र था, आपको भी इसको फॉलो करना है। सर कोई ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि भाई उनके पास हो। नहीं, आपको अपनी पास ऑन करनी है, अच्छा, पास ऑन वो तो, करनी है। हाँ, ज्ञान नहीं देना है, पास ऑन करना है। जैसे वो उस दिन पंकज भाई ने चीज शेयर की थी ना, फादर ने क्या बोला कि भाई या तो पैसे से पेट भरो या बातों से पेट भरो, है ना, बट उसको डिसरिस्पेक्ट या उसको डाइल्यूट ना करो, बंदे से बात जरूर करो। तो उनके फादर की को लर्निंग थी, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। तो ऐसे कुछ चीजें आपकी भी हो ना जो आपको लगता है कि यार मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, मेरी चीज है जो मैं देना चाहता हूँ। नेक्स्ट, इफ आई वर टू टीच एंड ग्रेजुएट हाई स्कूल क्लास सर स्टूडेंट्स, फास्ट नहीं जा रहे हम थोड़ा सा। रुक जाते हैं, इफ आई वर टू टीच ए ग्रेजुएटिंग हाई स्कूल स्टूडेंट, तो क्या वैल्यू होगी उन लोगों को अगर मैं दूसरे बच्चों को सिखाऊं जाकर। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अगर मुझे स्कूल में बच्चों को जाके सिखानी हो बात, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन बच्चों को अगर सिखानी हो, तो कौन सी वो वैल्यूज होंगी जो आप उनको बताओगे, सिखाओगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट योर बच्चे, ये ग्रेजुएशन के कॉलेज के बच्चे जिनको जाके अगर आप कुछ सिखाना चाहो, अपनी लाइफ से बताना चाहो, तो कौन सी क्वालिटीज, कौन सी वैल्यू सिस्टम आप उनको सिखाना चाहोगे, बताना चाहोगे, और क्यों। एज ए लेक्चरर, एज ए स्पीकर, एज ए मोटिवेशनल पार्टनर, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को बता रहे हो कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको फोकस करना है, तो आपको ये वाली चीजें आपके पास होनी चाहिए। एंड वाई। नेक्स्ट इज, व्हाट वैल्यू डू आई सी बीइंग वैलिडेटेड 100 years फ्रॉम नाउ। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो आज से सदियों सदियों तक चलती रहेंगी, सदियों सदियों तक मानी जाएंगी, तो रहेंगी ही रहेंगी। जैसे राम राज्य होता था तो उस टाइम पे ना चोरी चकारी नहीं होती थी, वो वैल्यू सिस्टम था। और आजकल ना मैं एक जगह पढ़ रहा था कि दरवाजों का इसलिए बनाए गए ताकि चोरी रुक पाए, दरवाजे के ऊपर ताले इसलिए लगाए गए कि चोरी रुक जाए, तालों के ऊपर सीसीटीवी इसलिए लगाए गए ताकि चोरी रुक जाए, और सीसीटीवी लगने के बाद भी चोरी हो जाती है ना। एक बड़ी अच्छी एक मैं क्लिप देख रहा था, वहां पे मैंने देखा, क्योंकि वैल्यू सिस्टम क्या है कि वैल्यू सिस्टम बदल चुका
कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो कई सालों तक रहेंगी ही रहेंगी? आपको लगता है कि यार ये चीज तो रहेगी रहेगी? लास्ट, किसी भी एक आइडियल मैन या वुमेन में कौन सी वो 10 चीजें आप देखना पसंद करते हो जिसको आप एक आइडियल मैन या वुमेन कहते हो? तो दो हिस्से बना लीजिए, एक बना लीजिए मैन, एक बना लीजिए वुमेन का। क्या आपको क्या लगता है कि एक औरत में, आइडियल औरत जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कौन सी बातें आपको लगता है कि ये एक औरत के अंदर होनी चाहिए, और एक मैन में कौन सी होनी चाहिए? मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, शेयर कर रही हूँ ताकि आप ये 10 क्वेश्चन को देख सको, इसके आंसर लिख सको। हम्म। तो ये 10 क्वेश्चन थे। आई बिलीव जिस जिसके आंसर होंगे डन एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि किसी भी एक आइडियल मैन के अंदर आप देखना चाहते हो या वुमेन के अंदर देखना चाहते हो। दैट हैज टू बी रिटन फ्रॉम योर साइड। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप ये लिख रहे हो ये कुछ इस तरीके के शब्द होंगे, यानी कि आप किन चीजों को अहमियत देते हो किस तरीके के शब्द होंगे। मैं एजुकेशन को वैल्यू देता हूँ, मैं ऑनेस्टी को वैल्यू देता हूँ, मैं ह्यूमैनिटी को वैल्यू देता हूँ, मैं लर्निंग को वैल्यू देता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट को वैल्यू देता हूँ, मैं लॉयल्टी को वैल्यू देता हूँ, या मैं लस्ट या सेक्स को वैल्यू देता हूँ, या मैं अपने कहते हैं ना कंफर्ट को वैल्यू देता हूँ। तो वट एवर बी द वर्ड्स यू फील कि यार ये चीजें ऐसे हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में वैल्यू देता हूँ, इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो आपको लिख लेने हैं अपने सामने। इस पूरी एक्सरसाइज, यानी कि पहले जो रोल मॉडल वाली एक्सरसाइज थी और ये वाली जो एक्सरसाइज थी, इसके थ्रू हम सिर्फ आपके उन विचारों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस मैग्नेट के तत्वों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी मैग्नेट के अंदर लगे हुए हैं। अगर आपने ज्यादातर लिख दिए तो एक बार चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए। भाई स्क्रीनशॉट भेज दो उसका, बाद में और बेहतर लिख पाएंगे। हाँ ठीक है, भेज दूंगा आप। जब आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो फिर आपका एक्चुअल में काम आता है, यानी कि आपने सारे खाना बनाने से पहले सारे माल मसाला इकट्ठा कर लिया, अब हम खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत बार ये वाली लैंग्वेज सुनी होगी क्या, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना? तो ये जो चीज आपने बहुत बार सुनी है कि जैसे आपका चश्मा लाल होगा तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी, लाल दिखेगी। अगर आपका चश्मा नीला होगा तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी, नीली दिखेगी। तो ये जो है आपका, ये बेसिकली है क्या, ये ज्ञान है। क्योंकि आपको आपके कलर के चश्मे के बारे में नहीं पता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सिप सिप कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमने एज ए ज्ञानवर्धक कैप्सूल बहुत बार ये चीज सुनी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और हम बोल भी देते हैं, है ना? मोटिवेटिंग लाइन है, पॉजिटिव लाइन है। हम बोलते हैं जी जैसी दृष्टि जैसा चश्मा वैसी दुनिया दिखेगी, तो ये भी ठीक है। क्या आपको पता है कि आपके चश्मे का कलर कैसा है, कि आपको दुनिया कैसे दिखती है? मायने तो वो रखता है ना। रादर देन इस मोटिवेटिंग लाइन को सुन लेना कि भाई नेटवर्क इज नेटवर्क, तो मैं पूछूं आपके नेटवर्क का डाटाबेस कहाँ है, दिखाओ। डाटाबेस इकट्ठा नहीं करता मैं, ना ही मैं उसको मैनेज करता, ना उस पर रूल नंबर 24/730 लगाता कि ताकि मेरा नेटवर्क के साथ मेरा रिलेशनशिप बिल्ड हो। हाँ लेकिन मैंने सुन ली है बात, नेटवर्क इज नेटवर्क। भाई जानने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो अगर हम करने की बातचीत कर रहे हैं आज इस कन्वर्सेशन में, तो मैं आपके साथ क्या क्रिएट कर रहा हूं कि आज आपकी हम दृष्टि निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी दृष्टि कैसी है, आपका चश्मा कैसा है, हाँ? जो देखने का नजरिया वो कैसा है चीजों को। तो अभी हमें अपने वैल्यू सिस्टम को इकट्ठा करना है। कैसे कि जो कुछ आपने लिखा है, किसी भी एक इंसान के साथ अभी मैं एक्सरसाइज करूंगा, और फिर बाद में जब हम 1 to 1 करेंगे तब 1 by 1 किसी के साथ करूंगा।
मायने रखता है कि वो 36 गुण कौन से हैं आपके जो आप किसी के साथ मैच करोगे। क्योंकि जब तक आपको आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा तो आप दूसरे बंदे के साथ रिलेट ही नहीं कर पाओगे, क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। जैसे इसका एक जीता जागता एग्जांपल है कि दो तरीके के वैल्यू सिस्टम होते हैं, एक होता है मी, एक होता है वी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मी को प्रायोरिटी देते हैं, मेरा क्या बेनिफिट होगा, अगर मैं चलूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा इसमें। कुछ लोग होते हैं कि यार दूसरे की मदद करने का इनका विचार होता है, जो वी से ऑपरेट करते हैं, अरे हम सबका फायदा होगा ना, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम चलेंगे, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन में क्या आ रहा है, उसकी में वी आ रहा है। तो यहाँ पे ना तो वी गलत है और ना ही मी गलत है ना। गलत क्या है कि आपको ये नहीं पता आपको मोटिवेट करने के लिए किस इंसान के साथ क्या क्रिएट करना है। जैसे कि कोका कोला कंपनी को अगर ब्रांड एम्बेसडर चाहिए जिसको पूरा इंडिया जानता हो, है ना, जिससे प्रभावित भी हो, उनका नाम है रामदेव। तो क्या वो रामदेव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं? नो सर। आप सब लोग मेरे साथ हो, समझने की कोशिश करो कि क्या कोका कोला वाले रामदेव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं? नो। नहीं, नो क्यों नहीं बना सकते? नो। उनका सर, वैल्यू क्योंकि सिस्टम मैच रामदेव नहीं। गाली देता है कोका कोला को, तो कहाँ से बनाएंगे। इसके अलावा और क्या रीजन है? हेल्थ की रामदेव तरफ को सिर्फ ज्यादा ध्यान देता है, और दूसरा जो कोका कोला है वो एंजॉय को ज्यादा अहमियत देता है, बर्गर वगैरह ये सब चीज खाने की बात है। यस यस। तो इन क्रक्स में क्या देना चाह रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ, दोनों के वैल्यू सिस्टम मैच नहीं कर रहे भाई। यस। तो इस छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक डिफरेंशिएटर फैक्टर है लाइफ का, कि जब इन दोनों को पता है कि रामदेव को हायर नहीं करना, और रामदेव को पता है ऐसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना है, कभी प्रमोट ही नहीं करना है, इनके सारे फंक्शन में भी नहीं जाना है, तो आपको एज ए ह्यूमन बहुत सारे लोगों से डील करना होता है मेरे भाई। तो जब तक आपको आपके चश्मे के बारे में, आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप अपना समय वेस्ट ही कर रहे होंगे लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि जब आप ह्यूमंस के पास जाओगे और आपको यही एबिलिटी नहीं है जिसको हम बुद्धि और विवेक बोलते हैं, आपको ये बुद्धि नहीं, आपको ये विवेक नहीं है कि यार मुझे किन लोगों के साथ समय लगाना चाहिए, एज ए क्लाइंट, एज ए को पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए फ्रेंड्स, तो आप अपना टाइम ही खराब कर रहे हो। और वो कुछ चीजों को मेजर करने के पॉइंट्स आपके पास होनी चाहिए जिससे आप मेजर कर पाओ, आप देख पाओ यूज करने के लिए, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं समझने के लिए एज ए एग्जांपल, एक मूवी आई थी अभी एनिमल, है ना, मैंने वो देखी। आप में से अगर किसी ने एनिमल वो मूवी देखी है ना, तो उस एनिमल बंद है मूवी में कैमरा। उसमें क्या कुछ अच्छा था, कोई बता सकता है? किसी ने देखी एनिमल मूवी? वैल्यू फॉर फैमिली। ठीक है। और अपने फादर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म, जी डॉक्टर साहब। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो सबसे अब तक की सबसे बकवास मूवी लगी। ठीक है। पहला, उसके अंदर फीमेल को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया, ठीक है। दो तीन चीजें थी। और उसके अंदर दूसरा ये है कि सर, एक ना कहते हैं ना कि प्यार की भी एक बैलेंस होता है, हम्म ठीक है ना। हम्म भाई मेरे फादर हैं, दुनिया के भी तो फादर हैं। हम्म मेरे रिलेशन दुनिया के रिलेशन नहीं है। हम्म मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर मेरे अपने को किसी ने सुई चुबा दी गलती से, तो मैं सामने वाले को गोली मार दूं। हम्म ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। हम्म दैट इज कॉल्ड द टॉक्सिक लव। हम्म। तो ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, ये उनका वैल्यू सिस्टम, ये उनका फ्रेम है देखने का। बहुत सारे लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी है, मायने ये नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि मुझे जिन लोगों के साथ जुड़ना है, क्या उनका वैल्यू सिस्टम मेरे साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको अभी हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, जब हम ग्रुप एक्सरसाइज करेंगे, मतलब वैल्यू ग्रुपिंग की वैल्यूज को हमें ग्रुप करना है। आपको आपकी लाइफ की 7 वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई इनके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ में। जैसे मेरी एक वैल्यू सिस्टम है कंट्रीब्यूशन, गिविंग, हेल्पिंग, है ना, एडजस्टिंग, या लोगों को देना, समझाना, बताना, ये मेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू, सबसे टॉप वैल्यू है। इसके लिए अगर मुझे अपने आप को फना भी करना पड़ जाए ना, मतलब मुझे अपने लिए खत्म भी होना पड़ जाए, तब भी मैं इस वैल्यू के साथ खड़ा रहता हूँ, है ना। जैसे मेरे लिए फ्रेंड्स ज्यादा वैल्यूएबल है रादर देन फैमिली,
क्योंकि फ्रेंड्स वाली रिलेशनशिप मुझे ऐसी आती है जैसे मैंने चूज किया है, दे आर माइंड, क्योंकि मेरे तो बने ना, मेरी वजह से बने, ना कि फैमिली, क्योंकि फैमिली में बुआ भी आ गई, मौसी भी आ गई, कई सारे रिश्तेदार आ गए मेरे पास में यूज करने के लिए। तो मेरी फ्रेंड्स वाली वैल्यू थोड़ी फर्स्ट, नेक्स्ट प्रायोरिटी उसके बाद वाली कम है ना। जैसे मैंने जब वैल्यू एक्सरसाइज की, जो आपके साथ में भी करूंगा और 1-to-1 में भी करेंगे, वहां पे मनी जो निकल कर आया था मेरा, वो 11वें या 12वें पायदान पर निकल कर आया था। इसीलिए मेरे कन्वर्सेशन में मनी होती नहीं, और इसी वजह से मनी भी मेरे पास कम है। तो जब मुझे पता लगा यार मनी मेरे 11वें 12वें पायदान पे है और बिना मनी के काम नहीं चलेगा, तो फिर मैंने उसको कॉन्शियसली अफर्म किया, उसके ऊपर काम किया, और उसको मैं 5वें 6ठे पायदान पर लेकर आया। मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, भाई पैसे देने पड़ेंगे, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, पैसे के ऐसे साथ करना पड़ेगा। यानी कि हमें देखना है कि मेरी वैल्यू सिस्टम में कौन सी चीजें मेरे लिए मायने रखती है, ताकि उससे मैं लोगों को रिलेट कर पाऊँ, देख पाऊँ। और इसके छोटे छोटे टूल हैं जो आपको निकालने होंगे, जिसको जज करना होगा। जैसे आप किसी इंसान को हायर करना चाहते हो, तो आप उससे कुछ एग्जाम्पल पूछ सकते हो, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस इंसान के साथ मेरी जमेगी या नहीं जमेगी, मेरे साथ इसकी कहानी लंबी चलेगी नहीं चलेगी। तो आपके अंदर वो बुद्धि, वो विवेक होना चाहिए अपनी मैग्नेट को दूसरे की मैग्नेट के साथ अटैच करने का, उसको देखने का, उसको समझने का। यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अगर अपने वैल्यू सिस्टम को लिस्ट डाउन कर लो एक जगह और उसको रेट कर लो, यानी अभी आपने इस एक्सरसाइज में जो जो चीजें अच्छी लिखी हैं, उनको एक फ्रेश पेज पे, अलग पेज पे लिख लो कि यार मेरे को ना ये चीजें ऐसी लगी, ये किसी भी इंसान के अंदर होनी चाहिए। कुछ कॉमन चीजें निकली होंगी टिल डेट की एक्सरसाइज में भी, उनको एक फ्रेश पेज पे लिख लो कि भाई मैं एज ए ह्यूमन इन चीजों को वैल्यू देता हूँ। और उन जिनको वैल्यू दे रहे हो, आप लिख रहे हो, उसको एक बार रेटिंग कर लो। आप थोड़ा क्विकली करेंगे इसको, ताकि जब मैं आपके साथ 1-to-1 करूँगा तो क्लियर कर पाऊंगा। और कोई भी एक बंदा जिसने ये अपनी वैल्यूज लिख ली हैं, वो अपने आप को वॉलंटियर कर ले कि जी मैंने लिख ली है, आप ये एक्सरसाइज मेरे साथ क्रिएट कर लो। जो भी हमने अब तक बातें की, रोल मॉडल की बातें की, या 10 क्वेश्चन की बातें की, या मैंने कुछ बताया वो बातें की, तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि आप कुछ चीजों को अहमियत देते हो, कुछ को ज्यादा देते हो, कुछ को कम देते हो। जैसे कि कोई इंसान डिस्को पार्टी कर रहा है, दारू वारू पी रहा है, नॉन वेज खा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसका लाइफस्टाइल है, ना ही मैं बुरा मानता, ना ही उसको मैं हीन समझता, बट मैं नहीं करता, है ना। तो मेरी एक्सेप्टेंस है उन लोगों के प्रति भी जो ऐसे काम करते हैं। एक्सेप्टेंस किसके प्रति नहीं है मेरी, वो एक बार देखना होगा कि यार इस तरीके के लोगों के साथ मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है, जिनके अंदर ना ग्रेटिट्यूड नहीं होता ना। मतलब किसी ने किसी के लिए कुछ किया और वो उसकी पीठ पीछे बुराई करता है, या उसकी पीठ पीछे ना उसके लिए बुरा चाहता है, ऐसे लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब उनको तो मैं माफ भी नहीं करता, मैं दूर रहता हूँ इन लोगों से, उस तरीके के। तो ये मैंने जैसे जैसे अपना डिस्कवर किया वैल्यू सिस्टम, तो मेरे को समझ में आ गया कि यार इस बातचीत में, इस कन्वर्सेशन के थ्रू मैं लोगों को समझ सकता हूँ कि किसके साथ मेरी लंबी चलती है, किसके साथ नहीं चलती। तो जैसे अभी आपने अपना बताया कि मनी, तो इसमें मनी भी लिख लिख सकते हैं हाँ, value? मनी, पैसा कमाना भी तो कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। आपने ना बहुत बार नोटिस किया होगा, कुछ लोगों से आप मिलते हो और आपको लगता है कि इसके तो पुराना याराना है, एकदम से आपको जुड़ाव महसूस हो जाता है। वो क्या था, वो कुछ वैल्यू सिस्टम है जो आपको भी अभी नहीं पता, बट धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज बताई थी, थॉट एक्शन। थॉट और एक्शन का भी एक बाप है, जिसके ऊपर सब कुछ बसा हुआ है, जिसके सब कुछ पैदा होती हैं चीजें, सब जिससे क्रिएशन होता है। तो बता सकते हो क्या था? पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा। दोबारा पूछो। मैंने पहली क्लास में एक चीज बताई थी, बार लूप सिखाया था। आपके बिलीफ आपको बिहेवियर देते हैं, बिहेवियर आपको एक्शन देते हैं, एक्शन आपको रिजल्ट देते हैं, और रिजल्ट ही आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, है ना। सक्सेसफुल होने के लिए आपको दो चीजों पे फोकस करना होता है। वो था क्या? आपके थॉट्स पे और आपके एक्शन पे। मैंने कहा थॉट और एक्शन की भी बुनियाद में एक चीज है, अगर वो नहीं है, बिलीफ। बिलीफ, बिलीफ मतलब थॉट, थॉट बिलीफ के बुनियाद में, एक्शन की बुनियाद में एक चीज है। अगर वो चीज ठीक नहीं है, तो आपके सक्सेस की तरफ जाना मायने नहीं रखता है। डिसिप्लिन। क्या था? डिसिप्लिन। नहीं, डिसिप्लिन इज द आउटकम, डिसिप्लिन इज रिजल्ट। वो थी आपकी एनर्जी,
अगर आपकी एनर्जी आपके बिलीफ सिस्टम और आपके एक्शन के साथ अलाइन है तो कर्म आपका काउंट नहीं होता, पुण्य काउंट नहीं होता। इसका मैंने एग्जांपल दिया था अपनी एक पड़ोसन भाभी का, जो खाना खिलाती थी बट उसकी एनर्जी अलाइन नहीं थी। तो उसके बाद हमने एग्जांपल लिया था मनी का, कि जब आप पैसा देते हो, पैसा लेते हो या पैसा उधार मांगते हो, तो क्या तीनों सिचुएशन में आपकी मनी की एनर्जी सेम रहती है? आपने कहा नहीं। तो अगर आपकी मनी की एनर्जी सेम नहीं है तो आपके पास अबंडेंस में पैसा नहीं आ रहा है। क्यों? आप मनी को उस तरीके से ट्रीट ही नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं अभी उसी सीक्वेंस में जोड़ते हुए, कि क्यों बहुत सारे लोगों से मिलते ही आपको लगता है कि यार इस इंसान से मिलकर मजा आ गया, आपको लगता है जुड़ाव हो गया मेरा उसके साथ। और कुछ लोगों को बड़े लंबे टाइम से जानते हो बट जुड़ाव महसूस ही नहीं होता है। वो आज की ये क्लास है ना, उसी का आंसर है। वो वैल्यू सिस्टम है जो आपको पता तो नहीं है बट काम कर रहा है आपके लिए। बट अगर आपको पता लग जाए कि यार इस इंसान के साथ है ना मेरा वैल्यू सिस्टम मैच कर रहा है, इसलिए जुड़ाव है, तो आप बहुत जल्दी लोगों से जुड़ सकते हो। आपको पता रहेगा कि कौन से वो लोग हैं जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी का क्रूशियल समय देना, चीज देनी है, वो मेरा समय। हाँ जी। तो किसने लिख लिया अपनी ये वैल्यू सिस्टम, ताकि उसके साथ में सक्सेस है? पर लिख तो लिए हैं मैंने। मैंने भी लिख लिया। तो प्रणय जी आप आ जाओ, ऑन कर लो अपना कैमरा, और जा जो 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 वैल्यू है अपनी वो बता दो कि जी मेरी ना ये वैल्यू है, और इसको भी हम तोड़ेंगे थोड़ा सा। तो फर्स्ट मैंने लिखा है ऑनेस्टी। हम्म, वैल्यूज में रखना चाहता हूँ वो है ऑनेस्टी, मतलब हमेशा ही सच का सपोर्ट करना हाँ चाहता हूँ। हाँ। तो आप बता दो कि ये मैंने लिखा है, कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और अगर आपने उसकी रैंकिंग कर ली है तो रैंकिंग के हिसाब से बता दो मेरे को। तो सर रैंकिंग तो नहीं की है पर पूरा चलो लिखा है। कोई नहीं, तो तो जो जो लिखा है वो बता ऑनेस्टी दो। लिखा है मैंने, एक ठीक है। रिलीजियस लिखा है वो हमेशा रखना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ठीक है। एक हेल्दी गोल्स अपने हमेशा फॉलो करना चाहता हूँ। ठीक है। मनी अर्निंग जो आपने बोला था, तो वो आपसे ही एक सीखने को मिला, मैं तो लिखना नहीं चाहता था। ठीक एक है। काइंडनेस है, ग्रोथ है और लर्निंग नेचर है। ठीक है। ठीक है। तो मोटा मोटा आपको लगता है कि मेरी 36 गुणों में से कुछ वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है। हमें क्या करना है, 36 गुणों को धीरे धीरे करके फाइंड आउट तो करना ही है, बट उस फाइंड आउट में से 7 ऐसे गुण मेरे को निकालने हैं जो मेरे टॉप हों। ठीक है। तो आपने लिखा ऑनेस्टी, आपने कहा, क्या आपको लगता है कि ऑनेस्टी एक वो वैल्यू सिस्टम है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ पाओगे? ये सर पढ़ पाऊंगा बिल्कुल। क्या आपको ये नहीं लगता प्रणय कि आप तो ऑनेस्ट हो हम्म। बट आसपास के लोग ऑनेस्ट नहीं होते? लगता है ऐसा हुआ ही है मेरे साथ इंसिडेंट्स ऐसे, पर एक्चुअली जो आपने सेम बोला मैंने ये पढ़ा, मतलब सुना भी है। आप जैसा दुनिया को देते हो वैसा ही आपको डबल मिलता है वापस। तो आप हम्म, ऑनेस्ट भी तो लोग शायद से ऑनेस्ट होंगे, वही। और हाँ पूरे तो नहीं हो पाएंगे पर अपन जुड़ पाएंगे उससे। हाँ हाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मैं प्रणय के साथ कर रहा हूँ, आप अपनी एक एक वैल्यू को लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर जब 1 to 1 करेंगे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कितना डिफिकल्ट है ऑनेस्ट लोगों को आज के टाइम पे फाइंड आउट करना। और इफ यू वांटेड टू बी सक्सेसफुल तो यू नीड पीपल, है ना? तो यू नीड पीपल, तो पीपल का ट्रेट ऑनेस्टी का होता ही नहीं है। कुछ पैसे को लेकर ऑनेस्ट नहीं होते, कुछ फैमिली को लेकर ऑनेस्ट नहीं होते, कुछ हेल्थ को लेकर ऑनेस्ट नहीं होते, कुछ रिलेशन को लेकर ऑनेस्ट नहीं होते। तो आपके लिए वो कौन सी ऑनेस्टी जो मायने रखती है? क्योंकि ऑनेस्टी के अंदर भी तो पैरामीटर है। भाई आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऑनेस्ट नहीं है अपनी हेल्थ को लेके, दे आर नॉट गिविंग दैट टाइम। तो क्या उस डिसऑनेस्टी को आप एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं है। बहुत सारे लोग अपने फैमिली को लेकर ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को सही समय नहीं दे रहे, वाइफ के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति सही नहीं हो रहे। तो क्या इस डिसऑनेस्टी को एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं। है ना? तो इसका मतलब आप अभी ना आइडियलिस्टिक आंसर कर रहे हो। ओके। दो तरीके के वर्ड होते हैं दोस्तों, एक होता है आइडियलिस्टिक, एक होता है रियलिस्टिक। तो आपको आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं जाना है, आपको रियलिस्टिक वर्ल्ड में जाना है ना? जैसे सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल, हाथ जोड़ के, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं ना गाड़ी लूंगा, ना घर लूंगा, या कुछ भी नहीं लूंगा। तो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो कैसी थी स्टेटमेंट? वो आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट थी, रियलिस्टिक नहीं थी।
ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। अरे लेनी पड़ेगी सिक्योरिटी भाई, जब रियली में जब आप उस फील्ड के अंदर आओगे तो आपको लेनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ा काम चलेगा, कोई भी आके थप्पड़ मार जाएगा। सिक्योरिटी तो चाहिए ना, आप उस पद पर पहुंच गए। तो एज ए ह्यूमन हम बहुत बार चीजों को आइडियलिस्टिक वे में देखते हैं, ना कि रियलिस्टिक। ये एक्सरसाइज करने का मकसद ये कि रियलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करो कि क्या ऑनेस्टी आपके लिए सच में मायने रखती है। अगर इतनी मायने रखती है तो ऑनेस्ट पीपल फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके लिए ऑनेस्टी को पैरामीटर होना चाहिए। ऑनेस्टी विद मनी को काउंट करोगे आप, ऑनेस्टी विद वर्क, काम के प्रति वफादार उसको काम करोगे, ऑनेस्टी विद देयर हेल्थ वो काउंट करोगे, क्योंकि बंदे तो कहीं ना कहीं पे लेग करेंगे ना। क्योंकि ऑनेस्ट तो प्रणय भाई, ऑनेस्ट तो प्रणय भाई आप भी नहीं हो अपनी हेल्थ के प्रति। करेक्ट। हाउ कैन यू, एक एक बस छोटा सा क्वेश्चन का पूछना है मेरे को। ऑनेस्टली सिचुएशनल होता है वैसे मेरे हाँ हिसाब से। तो हाँ सिचुएशनल ऐसा कि एग्जांपल किसी ने 1 लाख रुपए किससे लिए हैं, और एग्जांपल लेते हैं, और उसको फुल्ली वो ऑनेस्ट है, उसको देना ही है वापस। पर एग्जांपल ऐसा हुआ है कि अ, उसके ऊपर कुछ तो एकदम बुरी सिचुएशन आ गई है और पैसा अरेंज हो ही नहीं है, तो अपने को लगेगा जैसे मैंने दी है ये तो ऑनेस्ट इंसान नहीं है बिल्कुल भी, और सामने वाले को लगेगा मैं ऑनेस्ट हूँ पर मेरी सिचुएशन ही गलत है। यस यस। तो ये तो क्या उस वाले पार्ट को आप समझोगे नहीं समझोगे, है ना। तो हमें ये समझना कि जिन वैल्यूज को हम कह रहे हैं ना कि ये मेरा चश्मा है, या इन चीजों से मैं लोगों से रिलेट करता हूँ, तो पहले उसको ना जज करना, उसको खुद समझना है कि ये सच में है क्या, ये मायने रखते नहीं रखते, है ना। आपने इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट क्या लिखा? एक रिलीजियस नेचर लिखा है। रिलीजियस नेचर। तो रिलीजियस नेचर ना विचारों को बाउंड करता है ना, कि जैसे मेरा एक रिलीजियस नेचर है और मैं उसको अगर थोड़ी सी अहमियत दूं तो बाउंड कर देगा, दूसरे लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, है ना। कल डॉक्टर साहब से एक बात हो रही थी, मैं बड़ा अहा मोमेंट थी। उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर है, वसीम करके नाम था शायद उनका, उनकी 3 बेटियां हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है, खुद के मेहनत पे, खुद के सामर्थ्य से, मेरिट बेसिस पे। उसने कोई वो नहीं लिया, मतलब जो वो लेते हैं ना रिजर्वेशन वगैरह। और चौथी जो बच्चा है वो भी उनका वो है। अब क्योंकि मैं रिलीजियस हूँ बाई चांस, तो मैं अगर हिंदुत्व को थोड़ा सा फोकस करता हूँ तो उस इंसान की सक्सेस को भी मैं एक्नॉलेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो क्या है, वो मुंडन है। तो रिलीजियस होना अगर वैल्यू सिस्टम में है, यहाँ पे मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ आपके टेस्ट की। आपका टेस्ट है वो आपका है ना। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप अपना टेस्ट तो फाइंड आउट कर लो कि वो टेस्ट है कैसा। तो मैं लिमिट हो जाऊंगा कि यार मैं एक्नॉलेज नहीं कर पाऊंगा इस इंसान को, क्योंकि वो है कहीं ना कहीं पे। बट मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है। जैसे मुझे एक चीज लगती है, आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देखना, लिखा हूं मैंने कि मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट कर लूंगा। सेटिस्फेक्शन नहीं है कि प्रणय ने बोला कि भैया मैं तो ना 7 बजे उठा करूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है प्रणय अगर 5 बजे उठ सकता है तो तभी वो लाइफ में ग्रो कर सकता है। बट एज ए ह्यूमन अगर साथ रहना है तो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, तो एक्सेप्टेंस नहीं रहता, है ना। कोई और अपनी एक वैल्यू शेयर करेगा ताकि उसको हम तोड़ दें, ताकि हम देख पाए कि जो हमने वैल्यू निकाली है क्या वो सच में वैल्यू है या नहीं है। और मैं बताऊं जी तो मैंने मतलब नंबर वाइज बताऊं, मतलब थोड़ी सी नंबरिंग भी कर दी है मैंने। हाँ हाँ, बता दो बता दो। तो सबसे पहले मैंने मनी को रखा है, क्योंकि आजकल मनी जरूरी है। हम्म, तो एज अ बिजनेसमैन मैं ग्रो करना चाहता हूँ, तो मनी चाहिए मुझे। तो जो भी मैं मतलब जिन बंदों से मिलना भी चाहता हूँ तो वो मनी माइंडेड हो, मतलब मनी माइंडेड इन द सेंस कि ग्रोथ से रिलेटेड हो, हम्म, गलत तरीके से नहीं कि भाई कोई गलत तरीके से मनी नहीं चाहिए, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर ग्रोथ से रिलेशन में वो चीज चाहता हूँ। हम्म, सेकंड है पॉजिटिव हो लाइफ के प्रति, हर हम्म, चीज में रोना धोना ना रखें, हम्म, पॉजिटिविटी रखे जिससे कि मोटिवेशन रहे साथ में। हम्म, थर्ड पे है ग्रोथ, जैसे मैंने बताया कि हम्म, ग्रोथ होनी चाहिए। हम्म, फोर्थ पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आदमी हर स्थिति से लड़ नहीं पाएगा अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हम्म, और फिफ्थ है हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हम्म, सिक्स्थ स्ट्रॉन्ग, हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग बने रहना हम्म, चाहिए, हम्म, डिसीजन मेकर हम्म, होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। हम्म, सेवंथ है सोशल और फ्रेंडली भी होना चाहिए, जिससे कि नेटवर्क उसका बढ़े। हम्म, 8th नंबर पे मैंने रखा है लर्नर होना चाहिए, चीजों हम्म, को नई नई चीजों को सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। हम्म, 9th है एडजस्टेबल, एडजस्ट भी कर सके थोड़ा, ये नहीं कि भी अपने उसमें ही रहे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। हम्म।
तो यहाँ पे मैं रोक के ना दो चीजों को तोड़ूंगा। पहला, हाँ जी। एडजस्टेबल आपके साथ जाता है क्योंकि आपका नेचर मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया एडजस्टेबल तो है, आप चीजों को ना एडजस्ट कर लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके वैल्यू सिस्टम में होगा। दूसरा, आपने फोकस किया था सबसे पहले मनी, तो हाँ क्या जी। मनी आपके वैल्यू सिस्टम में सच में स्ट्रॉन्ग है, साथ में आने लायक है? मतलब एक है मैं लाना चाहता हूं, अभी है नहीं। दूसरा, है ही नहीं अभी। क्योंकि अगर आपका मनी प्रायोरिटी होता तो कल मंडे था, वीक की शुरुआत थी, तो आपने क्या मनी मेकिंग एक्टिविटी की पूरे दिन में कि जिसको आपको लगा कि आपने पैसे कमाए हों? क्या फोकस था पूरे 8 घंटे में? सर वो चीजें तो मतलब है नहीं ना, मतलब उस इतने वो तो है नहीं कि भाई अभी हम उस वे में काम कर पा रहे हैं हाँ, चाहते। तो ये आइडियलिस्टिक है, मैं चाहता हूँ मेरे पास हो, बट अभी है नहीं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं इस एक्सरसाइज से, मैं वापस से वहीं पे आता हूँ, हमें अभी निकालनी है कि यार ये वाली चीजें तो मेरे अंदर पहले से हैं, ओके। इनको मैं लाना चाहता हूँ। ओके। तो इस वाली एक्सरसाइज में मैंने क्या बताया, ये वाली यार, कि यहाँ लास्ट में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि मैं लिस्ट डाउन कर ली सारी वैल्यूज जो मैं समझ रहा हूँ मेरे आसपास, उसको रेट डाउन कर लिया। जब रेट डाउन किया तो मुझे पता लगा ये तो मेरे अंदर है, और ये लानी पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। जैसे प्रणय को एडजस्टेबल बनना पड़ेगा, अगर वो ऑनेस्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखेगा तो जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो उसको ऑनेस्टी के लिए समझना पड़ेगा कि किस ऑनेस्टी को मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा, मतलब इसको तो मैं क्राइम समझूंगा और इस ऑनेस्टी वाले लेवल को मैं चला लूंगा, उससे मेरा फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कोई बंदा अपने रिलेशंस के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, नहीं है, वो उसकी लाइफ में करता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, वहां पे वो नेग्लिजेंसी ना करे। तो यानी कि हमें उस वैल्यू सिस्टम में समझना है अपनी पहले की साथ और बची हुई नीचे की सीक्वेंस को। क्योंकि जब हम लोगों से जुड़ते हैं, एक मैग्नेट हमारे अंदर जो अट्रैक्ट करती है, उस मैग्नेट के बारे में हमको भी पता होना चाहिए वो है क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम अब किसी तरीके का इंसान बनना चाहते हैं, है ना। हम इस पूरी एक्सरसाइज के थ्रू कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं अपने अंदर। तो जो हम ये बिल्ड करना चाह रहे हैं, इसके अंदर तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब हमें न्यू हैबिट्स, न्यू डिसिप्लिन, नए बिहेवियर के पैटर्न लेकर आने हैं। तो वो लिख लो कि यार ये वाली चीजें मैं स्टार्ट करूंगा, इनके ऊपर मैं फोकस करूंगा। एग्जिस्टिंग कौन सी हैबिट्स, डिसिप्लिन या बिहेवियर है जिसको मैं एक्सपेंड करूँ, यार ये मेरे अंदर चीज है, मैं इसको और अच्छा बनाऊँ। और कौन सी ऐसी चीज है, बिहेवियर है, जिसको मैं स्टॉप कर दूंगा, है ना, जिसको मैं लिमिट कर दूंगा या जिसको मैं कम कर दूंगा अपने पार्ट पे। जैसे रिलीजियस एंगल प्रोफेशनल लाइफ में मैं बहुत कम रखता हूँ, पर्सनल लाइफ में जिनके साथ मैं खुला हूँ वहां पे मैं चर्चा कर लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं कभी चर्चा नहीं करता, मेरे लिए सब में सब ओके हैं कहीं ना कहीं। तो ये वाला कौन सा जिसको मैंने स्टॉप किया या मैंने जिसको लिमिट किया अपने वाले उस पैटर्न को, उस बिहेवियर। तो आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, अगर आपको अपने आप को 100 करोड़ का ओनर बनाना है, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना है, तो कौन से ऐसे डिसिप्लिन बिहेवियर आपके अंदर आने चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें जो आपके ऑलरेडी अंदर हैं, उसको आपको और मास्टरी करनी चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें जिसको आपको लिमिट करना है, स्टॉप करना है। क्लियर हुआ? इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगी आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपके सामने आने वाले अपॉर्चुनिटी, आपके थ्रेट। यानी कि आपको अगर फास्टेस्ट वे में ग्रो करना है तो आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या आपके सामने थ्रेट है। इन चीज़ों पर कंफर्टेबल नहीं होते। और ये सारी एक्सरसाइज अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी, ये आप लोगों को आज मिल जाएगी आपकी डीपीआर शीट। डीपीआर शीट में 5 चीजें हैं। पहला, जो आप रेस्पॉन्स भरते हो। दूसरा, जो आप जिन लोगों को आप एक्नॉलेज करना चाहते हो, जिन लोगों के साथ जुड़ते हो। तीसरा, आपके टारगेट्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाले। चौथा था आपका पावरफुल हैबिट ट्रैकर जिसका प्रिंट आउट लोगे। और लास्ट था आपका बेस्ट साइड ऑफ यू। यहाँ वाले में आज की एक्सरसाइज आएगी। कौन सी किताबें आप पढ़ चुके हो, कौन सी जगह घूम चुके हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, कौन सी ट्रेनिंग ले चुके हो, आपके किन चीजों में आपको लगता है कि आपके हाई स्किल है, कौन सा आपके लो स्किल है। ये सारी चीज हम धीरे 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 करके यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, ताकि हम आपको समझ पाए कि आप हो कौन और किस तरीके का विचार रखते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, लिखी हुई हैं। एंड दैट्स इट। आज अगर मैं बात करूं तो जो कुछ आपने आज की क्लास में सीखा है, सिर्फ एक वॉइस नोट आप ग्रुप में डाल देना अभी हाथों हाथ कि भाई आज की क्लास में आपको क्या प्रेजेंट हुआ, क्या आपके लिए अहम मोमेंट थी और कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर थी।
नेक्स्ट क्लास जो है फ्राइडे, वो एक स्पेशल सेशन है ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर एक स्पेशल सेशन है। ये हमने इसलिए रखा है ताकि अगर आप हेल्थ के प्रति सजग होना चाहते हो, कुछ डिसिप्लिन लाना चाहते हो, तो आपके पास पूरे 2 महीने हैं जिसको हम टेक ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, या आप अपनी डाइट के फ्लेवर को समझना चाहते हो, या कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, और आप उसमें से कुछ चीज़ों को अपने हैबिट की तरह लेकर आ सकते हो, ताकि हम उसको एज ए होल्ड कर सके, अकाउंटेबल पार्टनर बन सके आपके साथ। तो किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नाउ हाउस इज ओपन, यू कैन डिस्कस। अदरवाइज क्लास इज ओवर। आप प्लीज ग्रुप के अंदर सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास का एक छोटा सा वॉइस नोट जरूर छोड़ दें, तो भाई आज की क्लास में मुझे ये 4 चीजें या 2 चीजें अच्छी लगी या समझ में आया, पसंद आई, डन है। सर आपने कल बोला था कि एक जरूर क्वेश्चन पूछना कल, एक बड़ी का परफेक्ट यूज कैसे कर सकते हैं। हाँ गुड। जैसे जो आपको बड़ी असाइन हो रखे हैं ना, तो बड़ी से रिलेटेड क्या कि बड़ी भी उसी कश्ती में है, नाव में है, जिसमें आप रहे हो या आप हो कहीं ना कहीं पे। तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट आते हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे एक्सेस ले सकते हो। क्या होगा, एक आप बड़ी का वर्जन सुनोगे, एक मेरा वर्जन सुनोगे, तो आपको डबल क्लैरिटी मिलती है किसी भी चीज को लेकर। और लाइफ में ना हमेशा हैबिट लाओ कि जब भी आप किसी कंफ्यूजन स्टेट में हो, तो आप 2 लोगों से जरूर डिस्कस करो, ताकि आपके पास 2 पर्सपेक्टिव हो उस चीज को देखने के, समझने के। बड़ी आपका जो वीकली एक 1-to-1 होगा, जो वीकली आपका ये जो डीपीआर भरोगे, जो आप अपनी माई प्रॉमिस वॉल बनाओगे, जो आपको असाइनमेंट मिलेंगे, 90 टास्क की जो लिस्ट रहेगी, उन सारी चीजों में बड़ी आपको मदद करेगी, उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करेगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो समझने समझाने के काम आप वो बड़ी के साथ डिस्कस कर लो। मेरे से जब भी 1-to-1 करो, बातचीत करो, तो हम कुछ कंस्ट्रक्टिव बातचीत करें। कंस्ट्रक्टिव बातचीत मतलब आपके गोल को कैसे अचीव करना है, आपके जो चैलेंज है तो उसको कैसे डील करना है, रादर देन ये समझना कि भाई माई प्रॉमिस वॉल में कैसे कैसे आएगा, ये प्रिंट आउट कहाँ मिलेगा, डीपीआर में क्या भरूं। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम अपने ग्रुप मेंबर से या बड़ी से ले सकते हैं। और मेरे से जब 1-to-1 करो, तो कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करो जो ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं आपके लिए। दैट इज द प्रॉब्लम। सर अगर मैं ये बोलूं कि अभी तक 2 क्लासेस हुई हैं, कैमरा भी ऑन कर देता हूँ, वो वही जैसे आप कहते हैं कि भी ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ना हम पास चल रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी तक कुछ भी बहुत ज्यादा कुछ करा नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चंस थे, जो आपकी वो नोटबुक मिली हुई है, वो मैंने फिल कर लिए हैं क्वेश्चंस वगैरह। और क्या नाम है, उसके अलावा कुछ नहीं करा है एज माई प्रॉमिस वॉल पे लेके या और किसी चीज को लेके।